हेलो फ्रेंड, DFCCIL इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है 12 नंबर का, उसको हम कंप्लीट इसी वीडियो में देख लेंगे। ये सारा है, इसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका रेस्पॉन्स सही मिला तो मैं CRM के लिए भी एक पर्टिकुलर बेस्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, जिसमें पूरा कंटेंट होगा। और ये जो PDF मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ उसको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है हिंदी और इंग्लिश में। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है, वहाँ पर कुछ पॉइंट हैं जो क्या हैं बैकडेट में चल रहे हैं, क्योंकि ये PDF मेरी नहीं है। तो वहाँ बैकडेट में जो पॉइंट है उनको यहाँ पर मैं करेक्ट कर दूँगा और कुछ एडिशनल पॉइंट भी बता दूँगा। तो उस PDF को भले ही डाउनलोड कर लो, शेयर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री है, लेकिन पढ़ ज़रूर लेना इस वीडियो से। अब इसमें 1 बाई 1 चीज़ों को देखते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। इकोनॉमिक्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। किसने किया था? रैगनर फिश ने किया था। पहला तो था माइक्रो, जिसके पिता हैं एडम स्मिथ, और मैक्रो, जिसके पिता हैं JM कीन्स। अब यहाँ पर माइक्रो है, छोटा है, तो ये इंडिविजुअल यूनिट से क्या करेगा? डील करेगा। यहाँ पर किससे डील करेगा? ये नेशन एज ए होल, यानी कि पूरे राष्ट्र से। यहाँ पर क्या होगा? प्राइस को मेजर कंपोनेंट माना जाता है, यहाँ पर इनकम को मेजर कंपोनेंट माना जाता है। इसके बाद इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई पर क्या करता है? डिपेंड करता है। कौन? माइक्रो इकोनॉमिक। यहाँ पर कौन होता है? एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई पर क्या करता है? डिपेंड। कौन? मैक्रो इकोनॉमिक। अब इसके बाद चैप्टर 1 पर आते हैं। कुल मिलाकर इसमें 11 चैप्टर हैं। सारा चीज़ आपका कंप्लीट हो जाएगा। इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग का पार्ट। बजट एंड टैक्सेशन। बजट एंड टैक्सेशन में क्या होता है? प्रॉपर तरीके से एक एक चीज़ को देखेंगे। पहले ये देखते हैं कि बजट क्या होता है। बेसिकली बजट होता है, सरकार एक थैले में बहुत सारे कागज़ पत्तर लेके आती है और क्या करती है? अपनी आय और व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करती है। और बेसिकली ये जो ब्यौरा होता है ये आपका जो है करंट ईयर, जैसे कि 2021 चल रहा है, 2021, 2020 और 2022। जैसे 2021 में जो बजट प्रस्तुत किया गया उसमें 3 साल का डेटा रखा गया था आय और व्यय का। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि बजट में कितने सालों का डेटा होता है, तो बजट में होता है 3 साल का डेटा, 3 साल के आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं कि जो बजट है स्वतंत्र भारत में सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो वो किया R.K. षणमुखम शेट्टी। R.K. षणमुखम शेट्टी, 26 नवंबर 1947। अब इसमें आपसे ये पूछा जाए कि बजट को किस आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन में परिभाषित किया गया है, तो आर्टिकल 112 है। बेसिकली क्या किया गया है, तो जो आर्टिकल 112 है उसको बोलते हैं वित्त विधेयक, तो उसकी जगह रिप्लेस कर दिया है किसको? बजट को। और वहीं 110 को बोलते हैं धन विधेयक। इसके साथ ये आपको पता ही है, ये मैंने बता दिया। जो सरकार की आय है ये इनकम नहीं है। जो सरकार की आय है वो बेसिकली क्या होती है? 2 पार्ट में डिवाइड होती है। सरकारी आय, सरकार की आय होती है वो एक तो कैपिटल इनकम में डिवाइड होती है, एक होती है रेवेन्यू इनकम में। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैपिटल इनकम में बेसिकली क्या होता है। तो कैपिटल इनकम में आप समझ लो और याद कर लो कि जो लायबिलिटीज़ होती हैं वो तो क्या होती हैं? कम होती हैं। और असेट्स क्या हो जाते हैं? असेट्स होते हैं, सॉरी, लायबिलिटी तो होती हैं ज़्यादा और असेट्स होते हैं कम। किसमें? कैपिटल इनकम में। तो सरकार इन पर कभी भी डिपेंड नहीं होती। सरकार किस पर डिपेंड होती है? हमेशा रेवेन्यू इनकम पे। मोस्टली किस पर होती है? रेवेन्यू इनकम पे। इसी पर टैक्स वगैरह लगाती है, सब कुछ इसी पे करती है। यहाँ पर क्या होता है? जो लायबिलिटी होती है वो तो कम होती है, असेट क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। अब बेसिकली लायबिलिटी और असेट क्या है? फॉर एन एग्जांपल शेयर हैं, शेयर मार्केट पूरा किस पर होता है? लायबिलिटीज़ पर। असेट क्या होते हैं? असेट होते हैं जैसे कि आपका घर है, कार है, वो क्या है? असेट हैं, ठीक है। सरकार का उधार मांगना क्या होता है? लायबिलिटी होता है। तो ये बहुत कम टाइम के लिए होता है, इसलिए क्या होता है, ये जो है सरकार इस पर टैक्स वैक्स नहीं लगाती कभी भी। जैसे डिसइन्वेस्टमेंट, जो भी सरकार ने पैसा लगाया उसको बाहर निकालना, तो इस पर भी कभी भी टैक्स वगैरह नहीं लगता। तो ये क्या होता है? ये सब कैपिटल इनकम में आते हैं। अब इसमें आ जाता है रेवेन्यू इनकम में, लायबिलिटी कम, असेट ज़्यादा। लेकिन इसमें कितने तरह के टैक्स होते हैं? 2 तरह के होते हैं, नॉन टैक्स एंड टैक्स। इसमें 2 तरीके से डिवाइड किया है, एक तो नॉन टैक्स एंड टैक्स। नॉन टैक्स मतलब जिन पर टैक्स पे ना किया जा रहा हो, टैक्स मतलब जिन पर टैक्स पे किया जा रहा हो। अब नॉन टैक्स में कौन आता है? जैसे कि किसी पर्सन की इनकम है कितनी? 10 लाख, और उस पर्सन ने अपने बच्चों की फ़ीस के लिए 2 लाख रुपए दे दिए। इसके साथ उसने अपने घर के और आसपास के जो इंटरेस्ट आ रहा है, यानी जो इंटरेस्ट लग रहा है उसका, जो लोन ले रखा है उसने, उस पर उसने कितने दे दिए? 50,000 दे दिए। तो यहाँ पर क्या होगा? 50,000 एंड 2 लाख देने के बाद उसके पास कितने बच गए? उसके पास 7.5 लाख रुपए बच गए। तो यानी कि वो 7.5 लाख रुपए पर क्या देगा? टैक्स देगा। तो कभी भी इंटरेस्ट पर, फीस पर, डिविडेंड पर, फाइन पर, जैसे आप क्या
चालान कट जाए आपका, तो क्या उस पर भी टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। तो वो तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के खाते में ही जा रहा है ना, तो इसलिए क्या होगा, वो नॉन टैक्सेबल होंगे। टैक्स क्या होगा, टैक्स में भी दो टाइप डिवाइड किए गए हैं। पहला तो है एक आपका डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसमें कोई भी बिचौलिया नहीं आता, यानी कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं आती, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। जैसे कि आपका फॉर एन एग्जांपल इनकम टैक्स, आपकी जो भी सैलरी है उससे सीधा सीधा आपको फ़र्क पड़ेगा ना, आपको फ़र्क पड़ेगा, सरकार के खाते में जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट टैक्स, जिससे आदमी जुड़ा होता है, जिससे पर्सन जुड़ा होता है डायरेक्टली। अब ये क्या है, एक और बात समझो, यहाँ पर दे रखा है नॉन ट्रांसफरेबल, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जैसे कि मेरी इनकम माना कि खुदा ना खास्ता 1 करोड़ हो जाती है एक साल में, 1 करोड़ इनकम, और इनकम टैक्स लग रहा है, लेकिन मैं क्या कहूँगा, मैं ये कहूँगा नहीं मैं टैक्स नहीं दूंगा, अंबानी जी टैक्स देंगे, ठीक है, मेरे दोस्त हैं अंबानी टैक्स देंगे, तो अंबानी टैक्स नहीं देंगे। ओके, ये जो है ना टैक्स कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होता, मेरी इनकम इतनी है तो मुझे ही देना पड़ेगा, तो इसको बोलेंगे नॉन ट्रांसफरेबल टैक्स। ये कौन सा टैक्स है? एक नॉन ट्रांसफरेबल टैक्स। अब इसके बाद एक आपसे पूछा जाए कि इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है इसको कलेक्ट करने के लिए, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट आता है इसमें इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब अप्रत्यक्ष कर, जैसे कि आपका जीएसटी, डायरेक्ट पर्सन से कोई भी जो है इफेक्ट नहीं डलता, इसमें पर्सन कनेक्ट नहीं होता है, इसमें कोई दूसरा पर्सन कनेक्ट होता है। तो ये कैसे टैक्स हैं? ये ट्रांसफरेबल टैक्स हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस। जीएसटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। यहाँ पर क्या है, ये वन नेशन वन टैक्स जो दिया हुआ है ये किसका नारा है? जीएसटी का। तो आपसे पूछा जाए तो आप आंसर कर पाओ। अब आपसे कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं जीएसटी के रिगार्डिंग, जैसे कि पहला आपसे पूछा जा सकता है कि कितने प्रकार के जीएसटी होते हैं, तो एक होता है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दूसरा होता है एसजीएसटी, तो ये भी इसका पार्ट है, कौन सा? यूनियन टेरिटरी का यूटीजीएसटी, तो वो कौन सा है? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक तो हो गया आपके सीजीएसटी, एक हो गया आपके एसजीएसटी, एक होता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप ये समझ सकते हो बाहर से जो आ रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, इंटर स्टेट समझ सकते हो, यानी स्टेट्स के आपस में जो हो रहा है वो हो रहा है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसमें जो है कितने स्लॉट हैं, टोटल जीएसटी को कितने स्लॉट में बांटा गया है, तो याद रखना 4 स्लॉट में बांटा गया है, जीरो कोई भी स्लॉट नहीं है। एक तो 5 है, 12 है, 18 है, 28 है, ये ध्यान रखना। टैक्स रेट में कभी भी जीरो को कंसीडर नहीं किया गया है, ओनली 4 स्लॉट्स हैं किसके? जीएसटी के। अब कुछ एक इन्फॉर्मेशंस हैं इसमें जीएसटी के रिगार्डिंग। जीएसटी जो है ना वो एक तरह से कैसा टैक्स है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसमें कुछ आपसे पूछा जा सकता है कि इसको पहली बार किस प्रधानमंत्री या किस सरकार ने स्टार्ट किया था, इसको किसने पेश किया था, तो वो पेश किया था अटल बिहारी ने। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार थी भाजपा, उन्होंने क्या किया था? प्रस्तुत किया था 2000 में। और तब के जो हैं पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री जो थे असीम दास गुप्ता, उन्होंने ही क्या किया था? जीएसटी मॉडल को डिज़ाइन किया था। बेसिकली उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी जिन्होंने जीएसटी मॉडल को क्या किया था? डिज़ाइन किया था। 2000 में अटल बिहारी जी द्वारा जीएसटी बिल को पेश किया गया था, प्रस्तुत किया गया था, लागू नहीं हुआ था। ओके, आर्टिकल 279 या फिर आप कहो 101वें संवैधानिक संशोधन में जीएसटी को परिभाषित किया है। जीएसटी को परिभाषित कौन से अमेंडमेंट में किया है? 101। और कौन सा आर्टिकल? 279। और कौन सी ईयर में ये जो है संशोधन लगा? 2016 में। इसके बाद आपसे पूछा जाए कितने टाइप, मैंने आपको बता दिया। एक तो होता है सीजीएसटी, यहाँ पर सी लिखना भूल गए, सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसमें यूटी के टैक्स भी आते हैं, यूनियन टेरिटरी के। आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड एंड सर्विस टैक्स। अब यहाँ पर ये है, ये बोल रहा है कि आईजीएसटी को कौन चार्ज करता है, तो वो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं तो 2 स्टेट में लड़ाई हो जाएगी। यहाँ पर इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है? 2 स्टेट का आपस में, तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्या करेगी? इसको चार्ज करेगी। इसके बाद सबसे पहले आपसे पूछा जाए जीएसटी कहाँ अप्लाई किया गया, तो वो किया गया था फ्रांस में 1954 में, और 160 देशों में ये अब तक लागू हो चुका है। और जो हमारे इंडिया का जो जीएसटी है वो एक तरह से डुअल जीएसटी कंसेप्ट है जो लिया गया है कनाडा से। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सी 2 कंट्री हैं जो डुअल जीएसटी कंसेप्ट पर क्या कर रही हैं, जो एग्री कर रही हैं, वो है भारत और कनाडा। वो किस पर डिपेंड है? वो है डुअल जीएसटी कंसेप्ट पर। और इंडिया ने कहाँ से अडॉप्ट किया है, ऐसा पूछा जाए तो आप आंसर करोगे कनाडा। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट जीएसटी रेट है वो इंडिया में कितनी है, वो है 28% का स्लॉट है। मैंने आपको बताया ना 28
उसके बाद उससे कम है 18, देन 12, देन 5। और सेकंड हाईएस्ट रेट है अर्जेंटीना में 27%। तो ये भी आपसे ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है। या 5 की जगह 4 कर लेना, 0 नहीं होगा। 5, 12, 18, 28 ये 4 स्लॉट हैं। एक इम्पॉर्टेंट, जैसे कि आप कोई धातु खरीद रहे हो, सोना, तो आपको 3% अलग से टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हीरा जैसी कोई चीज़, कीमती चीज़ खरीद रहे हो, बहुत ज़्यादा कीमती पत्थर वगैरह कुछ खरीद रहे हो, तो वहाँ 0.25% आपका अलग से लगता है। 2 प्रोडक्ट ऐसे थे जिन पर GST लागू नहीं होता था, शराब एंड पेट्रोल। HSN कोड के बारे में आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनकल्चर कोड। नेक्स्ट इसमें एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि GSTIN जो नंबर है वो कितनी डेट का होता है, तो वो होता है 15 डेट का। एक इसके साथ मैंने आपको ये बता ही दिया कि डेस्टिनेशन टैक्स होता है। और जो 1 जुलाई है, 1 जुलाई है, उस पर सेंट्रल बोर्ड एंड एक्साइज जो है वो GST डे क्या करती है, मनाती है। एक इम्पॉर्टेंट बात और समझ लो, जुलाई की बात आई है तो, कि जुलाई से जून क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है। किसके लिए, RBI के लिए। और वहीं कृषि वर्ष भी जुलाई से जून होता है। लेकिन अदर बैंक के लिए फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, अप्रैल से मार्च। GST कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर है, वो है आपके न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। और तब के अध्यक्ष कौन थे जब ये बना था, अरुण जेटली जी, जो ख़त्म हो गए अब, भारत के वित्त मंत्री थे उस टाइम के। और अभी वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। तो इनके चेयरमैन कौन है GST कमेटी की अभी के अकॉर्डिंग, वो है निर्मला सीतारमण। अब यहाँ पर नेक्स्ट है इसमें GST पैनल मीटिंग चेयरमैन अमित मित्रा। ओके, ये भी चेंज हो गया है, इसको भी मत पढ़ो आप, छोड़ दो इसको। अब सबसे पहले आपसे ये पूछा जा सकता है कि GST बिल को सबसे पहले लीगली अप्रूव कहाँ किया गया, तो वो किया गया आसाम में। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन GST के बारे में पूछा जा सकता है, कैस्केडिंग इफेक्ट के बारे में, कि ये कैस्केडिंग इफेक्ट को हटाता है। कैस्केडिंग इफेक्ट में क्या होता है कि जो टैक्स होता है, टैक्स के ऊपर एक टैक्स लगता चला जाता है, देन उसके ऊपर एक टैक्स लगता है, तो ये क्या होता है, एक परत बन जाती है। तो GST इन सब को ख़त्म कर देता है। GST इस सब को ख़त्म करके, कैस्केड इफेक्ट को ख़त्म करके एक कर बनाया गया है जिसको बोलते हैं GST। तो GST इन सब का क्या है, मिक्स है, सब कुछ कंबाइंड इसी में कर दिया है। तो टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता, तो कैस्केडिंग नहीं होती, ना ही ओवरलैपिंग ऑफ टैक्स होता है। तो ये ध्यान रखना, कैस्केड का मतलब क्या है। तो ये कैस्केडिंग इफेक्ट को क्या करता है, हटा देता है। ओके जी। नेक्स्ट इसमें आपसे पूछा जाए GST की टैगलाइन, तो वो है वन नेशन वन टैक्स। इट ब्रिंग यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। समान कर संरचना लाता है पूरे देश में। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स 1 बाई 1 पढ़ लेंगे। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स होता है। जैसे कि इनकम टैक्स है वो एक डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है, पर्सन डायरेक्ट देगा, ठीक है, पर्सन पर इफेक्ट पड़ेगा। 1860 में पेश किया गया, 1873 में ख़त्म कर दिया, देन 1886 में फिर से स्टार्ट किया। अब क्या होता है, ये बेसिकली क्या है, ये जो टैक्स है, ये इनकम टैक्स है, ये आय के स्लॉट्स पर लगता है। जैसे कि अब ये आय का स्लॉट यहाँ से काट के 0 से 5 लाख कर दिया है, 5 से 10 लाख, 10 लाख से ऊपर जिनकी इनकम, उनको अलग टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरह से ये टैक्स लगता है। अब इसमें और इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इनकम करती है, तो उस पर एक टैक्स देती है, या फिर लाभ कमाती है उस पर एक टैक्स देती है, तो उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स या फिर निगम कर। और वहीं कंपनी इसको बोलती हैं लाभ कर, लाभ पर लिया जाने वाला कर। बेसिकली जो इंडियन गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट है वो क्या करती है, उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, यही सोर्स ऑफ इनकम है। क्योंकि हमारे क्या है, देश में बहुत सारे कॉर्पोरेट एजेंसीज़ हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब इसके बाद आता है गिफ्ट टैक्स। 50,000 तक की जैसे कोई आप गिफ्ट देते हो शादी ब्याह में या फिर अपने फ्रेंड को, तब तक कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन जैसे 50,000 से ज़्यादा का कोई उपहार देते हो तो उस कंडीशन में आपको एक टैक्स पे करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं गिफ्ट टैक्स। उपहार के रूप में जब कोई चीज़ दी जाती है तो उस पर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं गिफ्ट टैक्स। ओके जी। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें एस्टेट ड्यूटी। एस्टेट ड्यूटी क्या होता है कि यह जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है अपने पिता द्वारा अपने पुत्र को या फिर किसी दूसरे उत्तराधिकारी को, तो उसको बोलते हैं एस्टेट ड्यूटी या फिर जायदाद कर। जायदाद पर दिया जाने वाला कर, मतलब कि जायदाद कर। ये ख़त्म कर दिया अब 1985 के समथिंग ख़त्म कर दिया था इसको। वेल्थ टैक्स बोलते हैं पूंजी कर या फिर धन कर। जब आदमी के पास या पर्सन के पास व्यक्तिगत संपत्ति होती है तो उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको बोलते हैं वेल्थ टैक्स। 1957 में स्टार्ट किया और 2015 में इसको अरुण जेटली सरकार द्वारा ख़त्म कर दिया गया। जैसे कि आपके जो अंबानी जी हैं या टाटा बिरला, ये लोग जो हैं उनको क्या देना पड़ता था, वेल्थ टैक्स देना पड़ता था। जो उनके पास संपत्ति थी उस पर टैक्स देना पड़ता था। अब इस एक्सपेंडिचर में देखेंगे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या है कि जब आपकी लायबिलिटी क्या हो, लायबिलिटी आपकी बढ़ें। ओके, लायबिलिटी आपकी जो है बढ़ें।
और असेट क्या हो, कम हो। और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने पढ़ा था कि लायबिलिटी जब आपकी कम हो और एसेट क्या हो, ज़्यादा हो, तब उस कंडीशन में क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो लायबिलिटी ज़्यादा है, शेयर मार्केट मैंने आपको बताया पूरा लायबिलिटी का खेल है, तो ये क्या है, शॉर्ट टर्म प्लान होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, असेट के ऊपर मेनली डिपेंड होता है, तो ये लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं। और इसमें क्या होता है, नॉन रिकरिंग होते हैं, मतलब कि दोहराए नहीं जाते हैं, ये होते हैं रिकरिंग, यानी दोहरा सकते हैं इनको हम। यहाँ पर ये आपने मकान ले लिया, लेकिन आप ऐसा थोड़ा ना जो दोबारा मकान ले लोगे, मकान पे मकान पे मकान इस तरह से थोड़ा लेते हो जाओगे, नहीं लोगे मकान, तो इसका मतलब क्या कर रहे हो, उनको आप रिपीट नहीं कर रहे हो। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, शेयर पर शेयर लोग खरीदते चले जाते हैं, इनको आप दोहरा सकते हैं, इस तरह से आप समझ सकते हो। डेवलपमेंट में क्या होता है, इसमें बेसिकली डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। ये शेयर मार्केट कोई डेवलपमेंट का वो थोड़ी ना है, एक फैक्टर नहीं है ना, तो ये नॉन डेवलपमेंट है, नॉन प्रोडक्टिव है, ये प्रोडक्टिव है। इस तरह से आप समझ सकते हो। इसके साथ कुछ एग्जांपल इसमें दिए हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के अकॉर्डिंग, वो ये कि ओल्ड एज पेंशन जो है वो कैसा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो देश के अंदर हो रहे हैं उसको तो काउंट किया है किसमें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, जिसको हम जल्दी सुलटा लेंगे। लेकिन क्या होता है, जो फॉरेन के साथ होती है, डिफेंस ऑफ यूएसएसआर, चाइना और स्टैचू ऑफ यूनिटी वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, तो ये सारा क्या है, ये आपका 1 साल से ज़्यादा का टाइम लेता है, तो इसको हमने किस में रखा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। इस तरह से आप क्या है, कुछ चीज़ें याद भी कर सकते हो, कुछ चीज़ समझ भी सकते हो। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि बजट में 3 कंडीशन होती हैं बेसिकली। कौन कौन सी कंडीशन होती है, एक तो होती है सरप्लस की कंडीशन, एक होती है बैलेंस कंडीशन, एक होती है डेफिसिट बजट। अब यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम डेफिसिट बजट से। डेफिसिट बजट में क्या होता है, डेफिसिट बजट को हिंदी में बोलते हैं घाटे का बजट। मतलब कि जब बजट सरकार पेश करती है तो वहाँ ये कहती है कि ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है, लेकिन अगर आय कम हो और खर्चा ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, घाटा होगा। खर्चा ज़्यादा हो गया, आय कम रही, तो क्या है, घाटा, तो इसको बोलेंगे डेफिसिट बजट। लेकिन यहीं दोनों बराबर हैं तो इसको बोलेंगे बैलेंस बजट। लेकिन वहीं जब आपकी इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर है वो कम है, तो उस कंडीशन बोलेंगे उसको सरप्लस बजट, यानी कि अधिशेष बजट। अब इसमें क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा ख़राब होता है डेफिसिट बजट, कभी भी कोई सरकार इस बजट को प्रस्तुत नहीं करती। अब बेसिकली क्या हुआ था, ये बजट जो है लेकिन प्रस्तुत नहीं करती, लेकिन हो जाता है बजट जो है ना वो घाटे में चला जाता है हर बार। सरकार ने 2019 में आरबीआई से 1.7 लाख करोड़ का क्या लिया था, ऋण लिया था। तो ये एक जो है एग्जाम्पल है किसके लिए, डेफिसिट बजट को बताने के लिए कि सरकार घाटे में चल रही थी, इसलिए उसने क्या लिया, उधार लिया। अब आगे चीज़ देखेंगे कि किस तरह से कंट्रोल करती है। यहाँ पर क्या है, जब बजट डेफिसिट हो जाता है यानी कि घाटा हो जाता है बजट में, तब उसको कहते हैं, उसके मैनेजमेंट को कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। मतलब कि उस घाटे की भरपाई करने के लिए 3-4 तरीक़ों को अप्लाई किया जाता है, जिसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, भरपाई करना, खानोपूर्ति करना, तो वो की जाती है। वो किन माध्यम से की जाती है, पहला तो ये है कि भाई जो भी घाटा हो गया उसमें के लिए सरकार क्या ले, उधार ले। दूसरा, ये सरकार ने जहाँ पर भी इन्वेस्ट किया हुआ है वहाँ से पैसा निकाल ले। तीसरा ये होता है कि कोई कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दे, जैसे कि पेट्रोल 100 रुपये का कर दिया, इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया, उस पर कुछ भी हमें पता ही नहीं कौन से टैक्स लग रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स हो गए। 100 रुपये का पेट्रोल हो गया तो अप्रत्यक्ष कर लगा दिया, जिससे सरकार क्या कर रही है, अपने घाटे को संभाल रही है। चौथा होता है प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी, नई करेंसी को जो है वो छाप दिया। अब इसके बाद क्या है, एक चीज़ ये है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है वो अर्थव्यवस्था में क्या करती है, लिक्विडिटी को इम्प्रूव कर देती है, राइज कर देती है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, बेसिकली अभी तक हमने पढ़ा रेवेन्यू और जो इनकम है और एक्सपेंडिचर है उनके बीच में क्या संबंध होता है बजट में। लेकिन फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि इन दोनों में जो अंतर है उसको डिफाइन करता है कौन, फिस्कल डेफिसिट, यानी कि राजकोषीय घाटा ये बताता है कि कितना हुआ है, इन दोनों में अंतर क्या है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि जब भी हम फिस्कल डेफिसिट को कैलकुलेट करते हैं तो आप बोरोइंग को कभी भी इंक्लूड नहीं करते। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें कि 3 स्ट्रक्चर हैं बेसिकली टैक्स के, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था, इसको नोट आउट ज़रूर कर लेना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन था रिग्रेसिव टैक्स के रिगार्डिंग था। अब क्या क्या है वो देख लेते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स में क्या होता है, जब इनकम के साथ आपका टैक्स बढ़ता हुआ चला जाए, इसको बोलते हैं आगे की सोच। इनकम के साथ टैक्स बढ़ता हुआ चला जाए, जैसे कि अंबानी जी की इनकम ज़्यादा है, एक किसी गरीब की इनकम कम है, तो यहाँ पर क्या होगा, गरीब कम पैसा देगा टैक्स का, अंबानी जी ज़्यादा देंगे, तो इस कंडीशन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक है।
अब यहाँ क्या है, रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स होता है जब इनकम बढ़ती है लेकिन टैक्स रेट कम हो जाती है, तो उसको बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स। इसको बोलते हैं प्रतिगामी कर या फिर पश्चिगामी कर, पश्चिगामी सोच। तो इसको बोलते हैं क्या है, पश्चिगामी सोच या रिग्रेसिव टैक्स। जब आपकी इनकम बढ़ती जा रही है और टैक्स कम होता जा रहा है, यानी कि गरीब बेचारा ज़्यादा टैक्स दे रहा है और जो अमीर है वो कम टैक्स दे रहा है। अब प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है, जैसे जैसे आपके जो है इनकम बढ़ रही है, जिस रेशियो में, यहाँ पर रेशियो इंपॉर्टेंट है, तो जिस रेशियो में बढ़ रही है उसी रेशियो में क्या है, टैक्स भी बढ़ता चला जाता है। ओके, तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स या फिर अनुपातिक कर। तो ये 3 तरह के टैक्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट है इसमें इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या होती है, मुद्रास्फीति होती है जब मार्केट में माना कि x टाइम्स ऑफ पैसा है, लेकिन क्या हुआ, मार्केट में अचानक से 10,000 टाइम पैसा आ गया। कैसे पैसा आ गया कि बैंक ने आपका जो लोन का इंटरेस्ट रेट है वो कम कर दिया, कह दिया कि 2% इंटरेस्ट लगेगा ओनली, लोन ले लो। तो क्या सब लोगों ने लोन ले लिया, मार्केट में खूब पैसा हो गया। तो उस कंडीशन में क्या हो, हर चीज़ क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी, क्योंकि जो 100 रुपये की चीज़ है हर कोई ख़रीद लेगा, तो दुकानदार भी तो पैसा कमाएगा, तो वो क्या करेगा, इस चीज़ को महंगी कर देगा। तो क्या होगा, ये पूरा जो सिस्टम है, ये पूरी जो सिचुएशन है वो उसको बोलेंगे इन्फ्लेशन या फिर मुद्रास्फीति। इसको हम मुद्रा प्रसार भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ देख रहे हो आप कितनी मुद्रा मार्केट में आ चुकी है, तो ये चीज़ होती है। अब इसमें क्या है, इन्फ्लेशन के केस में लिक्विडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। लिक्विडिटी मतलब कि मार्केट में जो तरलता है पैसे की वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। परचेजिंग पावर को दे रखा है यहाँ पर, परचेजिंग पावर कम हो जाती है, मतलब कि खरीदने की क्षमता कम हो जाती है। गुड्स इतने महंगे हो जाते हैं कि आप खरीद ही नहीं पाते हो। डिफ्लेशन की केस में क्या होता है, डिफ्लेशन में क्या होता है कि जो है महंगाई जो है उसको कंट्रोल किया जाता है डिफ्लेशन के केस में। ठीक है, एक है रिसेशन, एक है डिप्रेशन और एक है हाइपर इन्फ्लेशन। बहुत ज़्यादा है। ये कब आया था, 1929 में, 1929 या 1930 में। कहाँ पर आया था, यूएसए में आया था। सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी फैल गई थी वहाँ पर 600%, तो वो थी हाइपर इन्फ्लेशन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि वॉल स्ट्रीट के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि वॉल स्ट्रीट में अचानक से शेयर गिर गए थे एक टाइम 1930 में, तो उस टाइम पर क्या हुआ था, उस टाइम पे महा महंगाई आई थी, या फिर आप कह सकते हो हाइपर इन्फ्लेशन। इसमें महंगाई का भी एक बड़ा रूप। अब स्टैगफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन में होता है कि इन्फ्लेशन और रिसेशन और इसके साथ एक बेरोजगारी वर्ड जुड़ जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट जुड़ जाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है, करोड़पति हो और चीज़ें भी सस्ती हों, यानी कि जैसे कि अभी इस टाइम पे कौन, टाटा बिरला और अंबानी, उनके लिए क्या है, चीज़ें सस्ती हैं, वो करोड़पति हैं। डिप्रेशन क्या है कि जब बहुत गरीब हो और चीज़ें बहुत महंगी हो, जैसे कि बेचारा सड़क पर रहने वाला आदमी और उसके लिए क्या हो, उसके लिए हर चीज़ महंगी है, तो उसके लिए क्या है, डिप्रेशन की कंडीशन है। हाइपर इन्फ्लेशन करोड़पति हो और फिर भी रोडपति हो, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया 1930 में जो यूएसए में आया था, महंगाई का सबसे बड़ा दौर आया था, जो जिसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, यानी महंगाई के ऊपर भी एक महंगाई, जिसमें क्या था कि अच्छे से अच्छे लोग भी कुछ जो है ख़रीद नहीं पा रहे थे। इसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। तो इसको बहुत अच्छी टेक्निक से समझाया गया है यहाँ पर, करोड़पति हो फिर भी रोडपति हो। इन्फ्लेशन तो मैंने आपको बता ही दिया कि वस्तुओं की जो कीमतें हैं बाज़ार में बढ़ जाती हैं, जिसके कारण हमारी ख़रीदने की शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। डिफ्लेशन क्या है, लगातार चीज़ों की कीमतें जो हैं कम होती जाती हैं, जिस कारण से हमारे ख़रीदने की शक्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। रिसेशन में क्या होता है कि मंदी, यानी अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में कम खरीदारी मंदी कहलाती है। यहाँ पर वस्तुएं और ख़रीदने की शक्ति दोनों मजबूत होती हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था में पैसों की कमी हो, ये ज़्यादातर विलासिता और निवेश के क्षेत्र में पाया जाता है। यानी जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट होता है यहाँ पर या फिर यहाँ पर भी आपका फिजूल खर्ची होती है, वहाँ पर मंदी की चीज़ देखी जाती है, मंदी की कंडीशन देखी जाती है। डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन आपके महामंदी, जब मंदी हर एक क्षेत्र में आ जाए। यहाँ पर तो क्या हो रहा है, मंदी कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर सिर्फ मंदी आ रही है विलासिता और इन्वेस्टमेंट के एरियाज़ में, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हर कंडीशन में मंदी आ रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, महामंदी। इसके साथ एक हाइपर इन्फ्लेशन तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया कि तरलता बहुत ज़्यादा होने के कारण वस्तुओं और ख़रीदने की शक्ति ना के बराबर हो जाए, तो उसको बोलेंगे भागती हुई महंगाई या फिर हाइपर इन्फ्लेशन। स्टैगफ्लेशन तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसमें क्या होता है, जो बेरोजगारी नाम का वर्ड है और महंगाई मंदी तीनों एक साथ आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। हालांकि ये कंडीशन बहुत कम आती है। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के टाइप कौन कौन से हैं, मुद्रास्फीति के प्रकार कौन से हैं, तो पहला तो है आपका
क्रीपिंग इन्फ्लेशन यानी कि रेंगती हुई मुद्रास्फीति, इसमें क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, सॉरी, जो परसेंटेज है वो बहुत कम होता है, वो वेरी लो रेट, यानी इन्फ्लेशन जो रेट होती है वो बहुत कम होती है। बेसिकली आरबीआई एक पॉलिसीज़ बनाती है जिसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी एक साल में वो बनाती है 6 बार, एक साल में 6 बार बनाती है। और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो क्या हो, वो कम हो, और साथ में क्या हो, स्थिरता बनी रहे किसकी, मूल्यों की। तो इसका यहाँ पर सेम चीज़ है। ये जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है ये क्या बताता है, ये इसी को बताता है कि जो रेट है इन्फ्लेशन रेट वो क्या हो, बहुत कम हो, 0 to 9। ओके, अब है गैलोपिंग इन्फ्लेशन यानी चलती हुई मुद्रास्फीति। इसमें क्या हो जाए, जब महंगाई में तेज़ी आ जाए, जब महंगाई हो जाए यानी कि 9% से 10% से ज़्यादा होने लग जाए तो उसको बोलेंगे गैलोपिंग इन्फ्लेशन। ओके, जैसे कि 1980s में कहाँ पर आया, रशिया में। हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, भागती हुई मुद्रास्फीति यानी कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाए, हद से ज़्यादा, जो आया 1930 में, कहाँ पर, यूएसए में। इसके साथ एक और जगह है जर्मनी आफ्टर वर्ल्ड वार। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट है इसमें डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है, मांग बढ़ोतरी मुद्रास्फीति। इस कंडीशन में क्या होता है, जब महंगाई बढ़ती हुई मांग के कारण आए, यानी कि क्या हो रहा है कि जैसे वर्ल्ड वार हुआ और उसके बाद क्या है, अचानक से चीज़ों की जो है मांग आई, बहुत ज़्यादा मांग आई कि गेहूँ चाहिए हमें या फिर चावल चाहिए हमें। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि लोग जो है ना पैसा कहाँ खर्च करें, चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, लिमिटेड सोर्स थे, लिमिटेड गेहूँ है, वर्ल्ड वार में सब कुछ जल गया, गेहूँ है, लिमिटेड चावल हैं। अब लोगों को क्या है, ये चीज़ महंगी हो गई, लेकिन किसके कारण, मांग के कारण। ठीक है, डिमांड के कारण अगर चीज़ महंगी हो रही है तो उसको बोलेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब इसके बाद कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मतलब मूल्य बढ़ोतरी स्फीति, जब महंगाई बढ़ती हुई कारक लागत के कारण आती है, किसके कारण, फैक्टर कॉस्ट के कारण आ रही है, यानी कि जो लागत लगाई जा रही है सामान में उसके कारण आ रही है, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं उसको। इसके बाद होती है टोंटी मुद्रास्फीति, नहीं यानी कि बॉटल नेक इन्फ्लेशन, यानी कि बॉटल नेक क्यों बोलते हैं इसको, बॉटल नेक क्या होता है कि ये बोतल है, उसकी नेक क्या होती है, छोटी होती है, तो इसको बोलते हैं बॉटल नेक इन्फ्लेशन। यानी कि जब महंगाई गिरती हुई पूर्ति के कारण आती है, यानी कि जो सप्लाई है वो कम हो गई, सप्लाई कम हो गई, लाइक जैसे आपके माना कि कोई ऐसी चीज़ है जैसे गेहूं है, गेहूं की क्या हो गई, सप्लाई बंद हो गई, गेहूं की सप्लाई बंद हो गई, कारण उसका फसल बर्बाद हो गई, यानी सप्लाई नहीं हो पा रही है, पैसा है लोगों के पास और क्या है यहाँ पर सप्लाई नहीं हो पा रही। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये सप्लाई गिरने के कारण जो इन्फ्लेशन आएगा उसको बोलेंगे बॉटल नेक इन्फ्लेशन। ओके जी। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है कि जब महंगाई को खाने पीने की वस्तुएं और ऊर्जा को हटाकर निकाली जाए, यहाँ पर महंगाई को लंबे समय के लिए निकाली जाती है, यानी कि जो महंगाई है उसमें कभी भी कोई भी फूड आर्टिकल या एनर्जी को कैलकुलेट नहीं किया जाए, बाकी दूसरी चीज़ों को कैलकुलेट किया जाए। ओके, तो उसको बोलेंगे कोर इन्फ्लेशन, यानी कि बहुत मेन मुद्रास्फीति, खाने पीने को छोड़कर या फिर हमारी एनर्जी सोर्सेज को छोड़कर, जैसे बिजली या फिर आपके पानी या फिर आपके पंखे वगैरह, ये लाइट वाइट चल रही है ना सारी, तो इन सोर्सेज को छोड़कर, पवन चक्की वगैरह, इन सोर्सेज को छोड़कर बाकी में कैलकुलेट जब किया जाता है तो उसको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। ओके, यहाँ पर है हेडलाइन इन्फ्लेशन। इसका मतलब क्या है कि जब खाने पीने की और ऊर्जा वाली जो वस्तु हैं, फूड आर्टिकल एंड एनर्जी, इनको भी इंक्लूड कर लिया जाए तो इसको बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। ये क्या होती हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, वहीं कोर इन्फ्लेशन क्या होती हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं। क्योंकि बेसिकली जो हमारी बेसिक नीड है, ये चीज़, इनको अगर छोड़ देते हैं तो बाकी जो चीज़ होती हैं वो आपकी बेसिक नीड नहीं होती, इसलिए उनको जो है हम लॉन्ग टर्म के लिए निकालते हैं, उसको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। और जो शॉर्ट टर्म में है, यानी कि खाने पीने की और ऊर्जा वाली हैं, यानी कि जो एनर्जी वाली चीज़ें हैं, उनको हम शॉर्ट टर्म के लिए कैलकुलेट करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन या फिर हेडलाइन इन्फ्लेशन। ओके, हेडलाइन क्या होती है, छोटी होती है, कोर यानी कि बीच में होता है। अब इसमें देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन, यानी महंगाई निकालने के तरीके। वो दो तरीके होते हैं, एक तो होता है WPI, एक होता है CPI। WPI का मतलब क्या है, यहाँ पर होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी कि जब थोक मूल्य को लेकर महंगाई निकाली जाती है। और दूसरा होता है CPI, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। यहाँ उपभोक्ता मूल्य को लेकर महंगाई निकाली जाती है। अब इम्पॉर्टेंट आपसे क्या पूछा जाएगा, पहली बात तो आपसे ये पूछी जाएगी कि इंडिया में कौन सा यूज़ होता है, तो वो होता है CPI के तरीके से महंगाई निकाली जाती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का।
इंडेक्स के बेसिस पर। एक इम्पॉर्टेंट बात है, डेटा कलेक्शन फॉर इन्फ्लेशन कौन तैयार करता है? NSSO यानी नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। वहीं कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन कौन करता है? तो वो करता है CSO, डेटा कलेक्ट करता है इन्फ्लेशन। वो NSSO बेसिकली CSO जो है NSO की हेल्प लेता है। तो NSO इसमें जो है सेकेंडरी बॉडी के रूप में काम करता है। फर्स्ट जो बॉडी है वो कौन सी होती है? CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अनाउंसमेंट ऑफ इन्फ्लेशन कौन करता है? RBI सब कुछ अनाउंस करता है कंप्लीट इन्फ्लेशन को। वही मॉनेटरी पॉलिसी डिजाइन करता है कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और वहीं सब कुछ करता है। तो CSO क्या करता है? CSO जो है वो इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करता है। डेटा कौन कलेक्ट करता है? डेटा कलेक्ट करता है NSSO। एक इम्पॉर्टेंट बात, जो बाहर से हमारी आय होती है, ठीक है, उसको कौन कलेक्ट करता है? उसका डेटा कलेक्ट करता है RBI। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इसमें कुछ सेक्टर्स होते हैं, ये पढ़े होंगे बेसिकली आपने, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और आपका टर्सरी सेक्टर। तो टर्सरी सेक्टर को बोलते हैं सर्विस सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग स्टेज। और प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र, जैसे कि आपका फिशिंग है, एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, डेयरी है, ये सारे क्या होते हैं? प्राइमरी सेक्टर होते हैं। जैसे कि आपका क्रूड है, क्रूड निकालना, ये भी क्या है? प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? जब जो है जिसको सेकेंड स्टेज पर लेकर आया जाए, जैसे कि आपके पेट्रोल क्या होगा? वहाँ सेकेंडरी सेक्टर हो जाएगा। लेकिन टर्सरी सेक्टर क्या होगा? जैसे कि आपका परिवहन है, मार्केटिंग है, टीचर है, सेलिंग है, जितना भी जो है सेवा में खर्च हो रहा है, यानी कि जिसमें पीछे नहीं देखा जा रहा है, सिर्फ आगे की चीज़ें देखी जा रही हैं कि मार्केटिंग, ये मार्केट बना हुआ है, ये नहीं देखा जा रहा है कि इसके पीछे यहाँ पर इस मार्केट में, सब्जी मार्केट में सब्जी आई है, वो कौन से सेक्टर से आई है? वो प्राइमरी सेक्टर से आई है, सेकेंडरी सेक्टर से होते हुए। ओके, इसके बाद आता है फ्लिप कर्व। ये पूछा गया था आपसे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। फ्लिप कर्व यानी कि महंगाई और बेरोजगारी के बीच में उल्टा संबंध, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसके बीच में क्या? इन्वर्स प्रोपोर्शनल हो, इन्फ्लेशन बढ़े तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, तो उसको बोलेंगे फ्लिप कर्व। उसको कौन से कर्व से दर्शाएंगे? फ्लिप्स कर्व से। इसके बाद ये आप नोट जरूर कर लेना यार इसको, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट को, ठीक है। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, अब महंगाई से क्या प्रभाव पड़ता है ये देखते हैं। देखो, महंगाई से क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है इन्फ्लेशन को इकोनॉमी में। तो पहली बात तो ये कि जो उधार हैं, उधार देनदाता और लेनदाता दोनों को प्रभाव पड़ता है, दोनों को दिक्कत हो जाती है। यहाँ पर दिक्कत क्या होती है? दिक्कत में सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होता है? जिसने उधार लिया है ना, उसको फ़ायदा हो जाता है, ऋणी को फ़ायदा हो जाता है, ऋणदाता को नुकसान हो जाता है। फ़ायदा दोनों को होता है वैसे, लेकिन ऋणदाता से ज़्यादा फ़ायदा किसको होता है? जिसने ऋण लिया है। ओके, अब इसके बाद एक और है निर्यातक और आयातक। निर्यातक मतलब बेचने वाले, आयातक मतलब खरीदने वाले। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बेचने वाले होते हैं वो ज़्यादा फ़ायदे में होते हैं। बेचने वाले कौन होते हैं? ज़्यादा फ़ायदे में। अब बेसिकली होगा क्या? होगा ये कि यहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं, क्या पता इन दोनों में। तो आपको समझने के लिए एक चीज़ बता दें, माने कि आप एक साहूकार के पास गए और वहाँ आपने साहूकार से कितने हज़ार रुपये लिए? 10,000 रुपये लिए। ओके जी, अब क्या हुआ? महंगाई बढ़ गई, मार्केट में बहुत पैसा आ गया, अत्ता पैसा आ गया, आपके पास 1 करोड़ रुपये आ गए। आप फटाफट से साहूकार के पास गए, बोले भैया तेरे 10,000 पकड़ ले 10,000 पकड़ ले। तो यहाँ पर क्या हुआ? जो देने वाला है उसको परेशानी खड़ी हो गई, ऋणदाता को फ़ायदा हो गया, क्योंकि उसके लिए 10,000 जो हैं अब प्रेजेंट के टाइम पर जो है मात्र कितने के बराबर है? 1,000 के बराबर है। सेम चीज़ यहाँ पर होती है। जो निर्यातक होते हैं वो क्या होते हैं? फ़ायदे में होते हैं। वो अपने क्या करते हैं? वो अपने सामान को जितना ज़्यादा बेच दें उतना ज़्यादा मौज है उनकी। जो दुकानदार होते हैं वो खूब पैसा बटोरते हैं, क्योंकि महंगाई में क्या होता है? वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। अब इस तरह से हम कंट्रोल कैसे करें इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को? तो उसके लिए क्या करती है? RBI मॉनेटरी पॉलिसीज़ बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसीज़ में बदलाव करती है। CRR है, कैश रिजर्व रेशियो, आपके SLR है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी होती हैं। इन पर थोड़ा सा फोकस करती है, इनको बढ़ाती है, घटाती है। ओके, एंड नेक्स्ट चीज़ है इसमें कि जो फिस्कल पॉलिसी होती हैं उनमें भी क्या किया जाता है? बदलाव किया जाता है। इसके साथ निर्यात को बंद कर दिया जाता है। जैसे कि बैंक है, बैंक क्या कर रही थी पहले? माना कि लोन दे रही थी कम परसेंट पर, 2% पे भाई लोन ले लो, सब लोगों ने लोन ले लिया, जिससे क्या होगी? महंगाई बढ़ गई। तो यहाँ क्या होगा? अब इस कंडीशन में लोन देना बंद कर दिया जाएगा। लोन देना क्या होगा? बंद कर देंगे। तो क्या होगा? ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी। अब ये कौन डिसाइड करता है? ये सारा RBI डिसाइड करता है। किस में आता है? मॉनेटरी पॉलिसी में आता है।
एक दूसरी चीज़ क्या है, टेम्प्रेरी जो है हम एक्सपोर्ट को क्या कर देते हैं, बैन कर देते हैं, बाहर भेजना बैन कर देते हैं, क्योंकि जो गुड्स की कीमत है वो क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब क्या है, या तो आपके पास गुड्स क्या है, लिमिटेड हैं, तो यहाँ पर गुड्स की सप्लाई बनी रहने के लिए निर्यात को क्या कर दिया जाता है, बंद कर देते हैं। और आयात पे जो कर लगे होते हैं उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ताकि जो है इंपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ क्या आ पाए, गुड्स आ पाएँ, जिसकी वजह से मार्केट में जो है गुड्स की कीमत ना बढ़े, और क्या हो, निर्यात को कम कर देते हैं ताकि वो अपने पास सेफ़ रहें। ये चीज़ समझ में आई। चीज़ों को कनेक्ट करना सीख जाओ, जिससे क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगा। ESMA यानी एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट चैप्टर 3, उसको देखेंगे, LPG पॉलिसीज़ एंड टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स। हाँ भाई, इसमें हम 3 टाइप देखेंगे इकोनॉमी के। पहला तो है समाजवादी कैपिटलिस्ट, और तीसरा है मिक्स्ड। ये आपने सुना होगा कि जो इकोनॉमी है हमारी इंडिया की वो कैसी है, मिक्स वाली है, मतलब कि कोई ना तो पूंजीवादी लोगों का स्वामित्व है, ना ही सरकार का है, इसमें दोनों का है। अब फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जैसे सोशलिस्ट इकनॉमी है, ये कहाँ पर है, सबसे पहले रशिया में देखी गई थी। रशिया में यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली सरकार का ही स्वामित्व होता है, सब कुछ, कितने भी धनवान लोग हों कोई फ़र्क नहीं है, सरकार का ही स्वामित्व है। कैपिटलिस्ट में क्या होता है, यहाँ पर पूंजीपति लोग हैं उनका ही क्या होता है, स्वामित्व होता है, लाइक USA। इसके बाद मिक्स्ड क्या है, जैसे हमारे इंडिया में क्या होती है, जो पूंजीपति लोग हैं उनका भी स्वामित्व है, और जो सरकारी लोग हैं उनका भी है। कारण क्या है, इसमें कहने का मतलब ये है कि जिस पर इकोनॉमी का प्रभाव पड़े, यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली जितनी इनकम पर्सन लोग होते हैं उनका ही इकोनॉमी पे प्रभाव होता है। यहाँ पर क्या होता है, पूरी सरकार का नेतृत्व, यहाँ पर क्या होता है, दोनों का। एक ठीक है, चीज़ समझ में आई कुछ सरकार का दबाव निजी क्षेत्र का और किसी का नहीं होता, या फिर दोनों का होता है। इसके साथ इसका मुख्य उद्देश्य जनता का कल्याण करना, अपने हित के लिए काम करना। बेसिकली यार निजी क्षेत्र तो अपने हित के लिए काम करेगा, यहाँ पर दोनों के लिए काम करना। इसके साथ यहाँ पर क्या होता है, इसकी मुख्य विशेषता कीमतों में पाबंदियाँ, यहाँ पर क्या है, विशेषता कीमत प्रक्रिया होता है, और ये क्या है, दोनों। इसके साथ केंद्रीय द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था है, सेंट्रल द्वारा। ये क्या है, ये एक अस्थायी, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता, ठीक है। और ये क्या, आल्सो नोन एज नेहरूवियन इकनॉमी और ड्वेल इकनॉमी, यानी कि दोनों तरह से होती है, ये डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि जो है आप अगर टाटा बिरला और अंबानी जैसे लोगों को क्या करोगे, परेशान करोगे, तो क्या करेंगे वो फिर सरकार को परेशान करने लग जाएंगे। तो यार इंडिया इकनॉमी में क्या होता है, यही होता है। इसको बोलते हैं नेहरूवियन इकनॉमी और ड्वेल इकनॉमी, दोनों का इफेक्ट होता है, दोनों का आपस में इफेक्ट होता है, दोनों कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें प्राइस मैकेनिज्म, यानी कीमत प्रक्रिया। यहाँ चीज़ों की कीमत मांग और पूर्ति पर निर्भर करती है। मांग और पूर्ति पर निर्भर करती है किसमें, प्राइस मैकेनिज्म में। इंडियन इकनॉमी 1947 से 1969 तक क्या कहा जाता था उसको, नेहरूवियन इकनॉमी। क्या कहते थे, नेहरूवियन इकनॉमी, 1947 से लेकर 1969 तक की इकनॉमी को। अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट आपसे जो पूछा जा सकता है वो ये कि जो 14 बैंक थे, इंदिरा गांधी ने उनको क्या कर दिया था, नेशनलाइज कर दिया था। कब, 1969 में। ओके जी। और क्या हुआ, इंडियन इकनॉमी ने उसको जो है सोशलिस्ट इकनॉमी, समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है उसमें 1991 तक क्या किया था, इसको कंसीडर किया था। 1991 तक समाजवादी अर्थव्यवस्था में कंसीडर किया था। वैसे हमारी अर्थव्यवस्था कौन सी है, मिक्स्ड वाली। एक इम्पॉर्टेंट आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि SBI जो है का नेशनलाइजेशन कब हुआ था। तो SBI का भैया नेशनलाइजेशन नहीं हुआ था इसमें 1969 में। SBI जो है वो एक तरह से क्या है, गवर्नमेंट बॉडी है, या फिर आप कह सकते हो RBI की एक सब्सिडियरी बॉडी है, RBI की एक छोटी बॉडी है। RBI ने इसको क्या कर लिया था, खरीद लिया था, अपने अंडर में ले लिया था गवर्नमेंट ने इसको। तो SBI कभी भी नेशनलाइजेशन नहीं हुआ SBI का। तो ये भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से कौन से बैंक है जिसका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है, तो आप SBI पर टिक कर दोगे, ध्यान रखना ये बात। ओके जी। LPG नीति 1991 में आई थी, ओके, और अर्थव्यवस्था में, जिससे क्या हो गई, अर्थव्यवस्था हमारी मिश्रित हो गई थी, मिक्स्ड इकनॉमी हो गई थी। पहले कौन सी थी, सोशलिस्ट। LPG पॉलिसीज़ 1991 में औद्योगिक क्षेत्रों में लाया गया था उसको, और इसको मनमोहन सिंह जी ने और PV नरसिम्हा राव जो उस टाइम पे क्या थे, PM थे। ये तो PM थे और ये थे अपने कौन, फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये 1991 में लेकर आए थे कौन सी इकनॉमी, मिक्स्ड इकनॉमी,
या फिर लिबरेशन को, प्राइवेटाइजेशन को एंड ग्लोबलाइजेशन को, इन तीनों चीज़ों को लेकर आए थे, जिसकी वजह से आप क्या आज एप्पल का मोबाइल ख़रीदते हो ना तो सुकून से चला पाते हो, कार खरीदते हो तो सुकून से चला पाते हो। वरना एप्पल का उस टाइम से पहले अगर एप्पल का मोबाइल ख़रीदते तो एप्पल के मोबाइल जितने में आया उससे ज़्यादा तो आपको टैक्स देना पड़ जाता। केवल किसकी वजह से हुआ? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की वजह से हुआ था ये। अब इसके बाद है लिबरेशन। लिबरेशन कब आया था? 1991 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? इसमें कुछ क्षेत्रों को छोड़कर क्या किया था? लाइसेंस को हटाया गया था, जैसे शराब उद्योग, दवाई, ओके, शराब उद्योग, दवाई उद्योग। इसके बाद फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइस, यानी कि दाम को निर्धारित करने की छूट दी गई थी। एक साथ उद्योगों को बढ़ाने या कम करने की भी छूट दी गई थी। पहले ऐसा नहीं था, पहले ये था कि आप जो है ना तो उद्योग को बढ़ा सकते बिना परमिशन के, ना ही घटा सकते, तो ये सब चीज़ थी, ना ही कम कर सकते। अब इसमें क्या था? प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में क्या था कि जो सरकारी वाली चीज़ें थी उनको क्या है, निजी हाथों में दे दिया गया है, जैसे सरकार अब कर रही है। जो पीएसयू सेक्टर्स हैं, जैसे एलआईसी है या फिर पीएसयू दूसरे सेक्टर्स हैं, ओएनजीसी वगैरह या फिर कोई एनटीपीसी वगैरह, तो इन सबको क्या कर रही है, इन सबको, या फिर रेलवे जैसे सेक्टर्स को, पब्लिक सेक्टर्स को, इनको क्या कर रही है? प्राइवेट कर रही है, इनको निजी क्षेत्रों में दे रही है, निजी लोगों के हाथों में दे रही है, निजी कंपनियों के हाथों में दे रही है, तो इसको बोलेंगे प्राइवेटाइजेशन। इसमें निजी क्षेत्रों को जगह दी गई है जहाँ पर सरकार का एकाधिकार था। अब इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें बेसिकली क्या है, कौन कौन से पॉइंट हैं इसमें? एक तो है डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर। मतलब खास बात यह है, ये ऐसा क्यों होता है? जब सरकार पब्लिक सेक्टर से अपना पैसा निकाल ले, या फिर शेयर जो है, जैसे 100% शेयर है तो उसमें कह दे कि जो कंपनीज़ है वो भी पार्ट ले सकती हैं, उनको पैसा देना पड़ेगा, और क्या होगा, जो पब्लिक सेक्टर है वो उनके हाथ में चला जाएगा। अब इसके साथ प्रमोशन ऑफ BIFR कमेटी, BIFR कमेटी को बढ़ावा दिया गया, यानी कि बोर्ड इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकन्स्ट्रक्शन। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 1987, BIFR इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ इसका? 1987 में, ठीक है। एक्ट कौन सा है ये? 1985। तो ये आपसे पूछा जाए, सिक इंडस्ट्री कंपनी एक्ट। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? इट रेफर टू इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमिक ऑफ वर्ल्ड, यानी सारी अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। हमने एप्पल कहाँ से मंगाया? बाहर से तो मंगाया है, यानी कि वहाँ की अर्थव्यवस्था को क्या कर रहे हैं हम, उससे अपने आप को जोड़ रहे हैं। जिससे क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, इसकी वजह से आप जो है ना टैक्स से बच पा रहे हो, अनर्गल टैक्स से। रिडक्शन इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज़, आयात और निर्यात करों में कमी। इसके साथ विदेशी निवेशों को बढ़ावा दिया गया, किसमें? ग्लोबलाइजेशन में। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें बैंकिंग सिस्टम, इसको कम्प्लीटली देखेंगे प्रॉपर तरीके। ये पढ़ते हैं RBI। तो यहाँ पर RBI का मतलब क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था उसका RBI एक्ट 1934 के थ्रू, और कौन सी ईयर में इस्टेब्लिश हो गई थी? 1935 में हुई थी। गलती से यहाँ पर 1985 लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा सुधार लेना। पहले गवर्नर कौन थे इसके? ओसबॉर्न स्मिथ। और इस इंडियन गवर्नर अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर थे CD देशमुख, 1943 में बने थे वो। इसमें टेन्योर पूछा जाए, कार्यकाल, तो 6 साल का होता है। प्रेजेंट गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। और 24वें गवर्नर कौन है? उर्जित पटेल हैं। और 23वें गवर्नर कौन थे? वो थे रघुराम राजन। और ये जो गवर्नर हैं अभी प्रेजेंट के, वो कौन से हैं? 25वें गवर्नर हैं। इसके साथ RBI का अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाए तो मुंबई। नेशनलाइजेशन कब हुआ था RBI का? 1949 में। किस एक्ट के थ्रू RBI बनी थी? तो वो थी 1934। कब बनी थी? 1935 अप्रैल में। अब नेशनलाइजेशन भाई इंदिरा गांधी द्वारा नेशनलाइजेशन किया गया था। 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था 1969 में। तब 50 करोड़ जिनके पास संपत्ति थी उनको नेशनलाइज किया गया था। उसके बाद 6 और बैंकों को नेशनलाइज किया गया जिनके पास कुल पूंजी जो थी, कुल पूंजी की बात हो रही है, 200 करोड़ से ज़्यादा की कुल पूंजी थी। उन 6 बैंकों को क्या किया गया? राष्ट्रीयकृत किया गया। अब इसके बाद यहाँ पर जो है न्यू इंडिया बैंक, ये सब छोड़ दो, इसका कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे बैंक जो है ना उनको मिला दिया गया, मर्ज कर दिया गया। तो अब आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि बहुत सारे बैंक जो है मर्ज हो गए हैं, अब कुछ बैंक ही बचे हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? उसका मतलब है फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि वित्तीय समावेशन को क्या करना? इंक्रीज़ करना, बढ़ाना। पब्लिक वेलफेयर मतलब जनता का कल्याण। इसके साथ निजी क्षेत्रों के बढ़ते हुए दबाव को क्या करना? हटाना। निजी क्षेत्र, अब ये क्या थे? पहले बैंक निजी थे, लेकिन राष्ट्रीयकरण करने के बाद मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट ने उसको अपने अंडर में ले लिया। उसमें वो क्या हो गया? गवर्नमेंट ने जैसे ही अपने अंडर में लिया तो जो प्राइवेट का जो उसमें प्रेशर था, प्राइवेट की जो स्वामित्व था, वो क्या हो गया? ख़त्म हो गया। फाइनेंशियल इंक्लूजन कनेक्टिंग मैक्सिमम पॉपुलेशन विद द बैंकिंग सिस्टम, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकिंग से जोड़ना वित्तीय समावेश कहलाता है।
मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्या है? मॉनेटरी पॉलिसीज़ बेसिकली वो नीतियाँ हैं सरकार की जिसके थ्रू सरकार जो है ग्रोथ पर फोकस करती है, ठीक है, और तरलता का क्या करती है, संचालन करती है। कौन? आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज़, जैसे कि सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, या फिर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक रेट, या फिर एमएसएफ। अब यहाँ पर देखते हैं, इसमें बोला है एक साल में कितनी बार? 6 बार। बिल्कुल सही, एक साल में 6 बार मॉनेटरी पॉलिसीज़ लेकर आती है आरबीआई, हर 2 महीने में। 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक इसका फाइनेंशियल ईयर होता है। बाकी हर एक बैंक का फाइनेंशियल कौन सी ईयर होता है? फाइनेंशियल ईयर जो है वो उनका अप्रैल से मार्च होता है। किसका? बाकी सभी बैंकों का, सिवाय आरबीआई एंड कृषि वर्ष को छोड़कर। इसके साथ आरबीआई किसके नाम से जानी जाती है? लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। रेपो रेट, रेपो रेट क्या होती है? यहाँ पर प्रॉपर तरीके से समझते हैं रेपो रेट को। ये आरबीआई है और ये बाकी बैंक हैं, छोटे छोटे बैंक, ठीक है। अब जब बैंक आरबीआई से क्या लें? पैसा उधार लेते हैं बिना कुछ गिरवी रखे। जब पैसा उधार लेते हैं तो उस टाइम पर जब आरबीआई जो उससे इंटरेस्ट लेती है, जो इंटरेस्ट रेट लगाती है, उस पर जो इंटरेस्ट लेती है, ठीक है, उसको बोलते हैं रेपो रेट। उसको क्या बोलते हैं? रेपो रेट। यानी कि जो बैंक पैसा लेती है उधार, उस पर जो ब्याज देती है आरबीआई को, जिस इंटरेस्ट रेट से, उसको बोलेंगे क्या? रेपो रेट। अब यहाँ पर लिक्विडिटी का मतलब क्या है? तरलता को। यहाँ से मतलब ये है कि जैसे मार्केट में बहुत सारा पैसा हो गया, अब वो मार्केट में पैसा आपको क्या करना है? कम करना है। तो आरबीआई क्या करेगी? नेक्स्ट पॉलिसी में रेपो रेट को बढ़ा देगी। रेपो रेट को बढ़ाने से क्या होगा कि यानी कि जो पहले 4% पर लोन देती थी आरबीआई, अब वो 4 की जगह क्या कर देगी? वहाँ पर 20% कर देगी कि तुम लो पैसा, मैं अब 20% इंटरेस्ट लेंगे। आरबीआई क्या कहेगी? मैं 20% इंटरेस्ट लूँगी। तो बैंक जो है वो पैसा लेना छोड़ देंगे, ठीक है, पैसा लेना छोड़ देंगे। और क्या होगा? लिक्विडिटी जो है कम हो जाएगा। कैसे? मार्केट से पैसा खींचेंगे। उनके पैसे की तो ज़रूरत है और वो क्या करेंगे? मार्केट से पैसा खींचेंगे किसी और दूसरे तरीके से। कैसे? कि वो क्या करेंगे कि जो अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको क्या करेंगे कि आप पैसा जमा करो, हम आपको जो है 12% या 10% ब्याज देंगे। ये चीज़ें होंगी। तो इस तरह से ये डायरेक्ट कनेक्टेड होती हैं किससे? महंगाई से और रिसेशन, डिप्रेशन, इन सब से डायरेक्ट कनेक्टेड होती हैं। मॉनेटरी पॉलिसी इनको ही क्या करती है? रेगुलेट करती है। अब है रिवर्स रेपो रेट। सेम चीज़ है, जस्ट उल्टा है। यहाँ पर आरबीआई क्या हो रहा है? आरबीआई और बाकी बैंक, जब आरबीआई बैंकों द्वारा जमा राशि पर ब्याज से, अब आरबीआई ब्याज दे रही है, बैंकों द्वारा जमा राशि पर ब्याज देती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम रिवर्स रेपो रेट। तो उस जो रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब यहाँ पर क्या है? ये लिक्विडिटी से किस तरह से बिलोंग करती है? कि जैसे मार्केट में मैंने आपको बताया बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, तो ये बैंक क्या करेंगे? आरबीआई में जमा करेंगे। आरबीआई क्या करेगी? रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगी। यानी कि आप हमारे बैंक में पैसा जमा करो, हम आपको जो है 5% इंटरेस्ट रेट देंगे। अभी कितना चल रहा है? अभी माना कि चल रहा है 3%। अब कितने देंगे? हम आपको 7% ब्याज देंगे, 7% ब्याज पर पैसा देंगे। तो बैंक क्या करेंगे? सब लोग जो है आरबीआई में पैसा जमा करना स्टार्ट कर देगी। तो क्या करेंगे? मार्केट से खींचेंगे पैसे को। तो क्या होगा? मार्केट से पैसा खींचेगा तो ऑटोमेटिक मार्केट में पैसा कम हो गया, तो क्या हो गई? लिक्विडिटी कम हो गई, मार्केट में तरलता क्या हो गई? कम हो गई। तो जब रेपो रेट को बढ़ाया जाता है तो रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट को भी बढ़ाया जाता है और रिवर्स रेपो रेट को भी बढ़ाया जाता है। और एक नोट करने वाली बात यह है कि हमेशा जो है रेपो रेट क्या होगी? ज़्यादा होगी। कब? रिवर्स रेपो रेट से। ओके जी। अब इसके बाद आती है बैंक रेट। बैंक रेट वो दर है जिसमें आरबीआई दूसरे व्यवसायी बैंकों को लंबे समय के लिए लोन देता है। ध्यान रखना, एक वर्ड है लंबे समय के लिए लोन। किस पर? एसएलआर पर। एसएलआर को गिरवी रख के क्या करता है? इसमें लंबे समय के लिए जो है लोन दिया जाता है। एमएसएफ, ये जो है ना बॉन्ड, ये बॉन्ड रख के लोन मिलता है इसमें लंबे समय के लिए। इसमें क्या होता है? एमएसएफ इसमें होता है कि जब बैंक एसएलआर को गिरवी रख के, इसमें एसएलआर को गिरवी रखा जाता है। एसएलआर को गिरवी रख के स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि ये वो पैसा है जो बैंक अपने पास रखती है नकदी को छोड़कर बाकी दूसरे रूपों में, जैसे कि सोना, बॉन्ड और आपके ट्रेजरी बिल्स, ओके, इन सब के माध्यम से। तो वो होते हैं एसएलआर। तो एसएलआर को जब गिरवी रख के आरबीआई से रातों रात पैसा लेती है तो उस पर जो रेट लगती है उसको बोलते हैं एमएसएफ। ओके। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि बैंक को अपनी साख बचाने के लिए आरबीआई की गाइडलाइन है कि आपको हमारे पास इतना पैसा तो रखना ही पड़ेगा, इतना कैश तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो बैंक क्या करेगी? अपनी साख बचाने के लिए यहाँ पर आरबीआई के पास पैसा रखिए। आरबीआई ने बोल रखा अगर आप नहीं रखोगे पैसा तो हम आपका बैंक जो है वो बंद कर देंगे। तो उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, जो कैश की फॉर्म में आरबीआई के पास रखा होता है। इस पर आरबीआई कभी ब्याज नहीं देती बैंकों को,
ठीक है। इसके बाद ये ज़रूरी होता है, नगद में होता है, इस पर कभी ब्याज नहीं मिलता, सिक्योरिटी और वीकली। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि एसएलआर। एसएलआर का क्या होता है? एसएलआर होता है कि जब नकदी को छोड़कर, ठीक है, वैसे कि नकदी को लिखा हुआ है लेकिन नकदी को छोड़ दिया जाता है, इसमें सोना और आपके बॉन्ड, बिल, ट्रेजरी बिल, इन सब के माध्यम से जो है बैंक क्या करता है, बैंक अपने पास एक जमा रखता है। अभी प्रेजेंट में स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कितना चल रहा है? 18% चल रहा है। तो बैंक अपने पास जमा रखता है, और ये किसकी गाइडलाइन? आरबीआई की गाइडलाइन होती है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होती है। तो बैंक अपने पास जमा रखता है, लेकिन कई कंडीशंस में जब उसके पास इतनी चीज़ें नहीं होती, 18% सोना वगैरह नहीं होता, माना कि उसके पास 10% ही सोना या फिर बॉन्ड है, तो क्या करेगा वो? 8% जो है वो अपनी नगद से उठा के रखेगा। तो यहाँ पर नगद एक सेकेंडरी ऑप्शन हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट है इसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है कि जो सरकारी बॉन्ड्स होते हैं उनको क्या सिक्योरिटीज़ होती हैं, उनको ख़रीदा और बेचा जा सकता है मार्केट से डायरेक्ट। इसके बाद मुद्रा बैंक। मुद्रा बैंक क्या है? मुद्रा यानी कि माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इनको PMYY या मतलब कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंडर इसको क्या किया गया? गठित किया गया था 2015 में। इसके बाद इसके मेन ऑब्जेक्टिव अगर आपसे पूछे जाएँ, अगर आपसे पूछे जाएँ, मोदी सरकार ने बनाई थी ये मुद्रा योजना, तो इसमें मेन ऑब्जेक्टिव्स के हैं कि एक तो है कि जो छोटे उद्योग हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं, देखो मुद्रा योजना क्या है, नाम से यहाँ पर पता लग रहा है माइक्रो यूनिट। माइक्रो क्या? व्यक्तिगत। यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, एजेंसी को रिफाइनेंस करना और माइक्रो यूनिट को क्या करना? डेवलप करना। यानी कि छोटे जो उद्योग हैं उनको क्या करना? उनको लोन देना। ओके, यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई, यहीं पर लिखा हुआ है, वर्ड में ही सारी चीज़ें मेंशन है। इट है यहाँ 3 डिवीज़न जो हैं, इसके 3 टाइप जो हैं किए गए हैं, 3 पार्ट में बांटा गया है। मुद्रा योजना में क्या है? शिशु, किशोर और तरुण नाम से क्या किया है? इनको डिवाइड किया है। लोन लेने जाएंगे छोटे उद्योगों के लिए तो मुद्रा योजना के थ्रू क्या मिलेगा? लोन मिल जाएगा। शिशु में क्या हुआ? 50,000 तक का लोन मिलेगा। 50,000 से 5 लाख तक का लोन जो मिलेगा वो किशोर में मिलेगा। और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक का लोन मिलेगा। अपनी एज के अकॉर्डिंग डिसाइड मत कर लेना कि आप तरुण में आ रहे हो या किशोर में आ रहे हो, वहाँ ये चीज़ डिसाइड नहीं होती। वहाँ डिसाइड होता है बिजनेस के अकॉर्डिंग। ये 3 टाइप बनाए गए हैं, कौन से? शिशु, किशोर और तरुण। अभी भी यही स्लॉट्स चल रहे हैं। ओके, नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 12 जुलाई 1982 को क्या हुआ? इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और आपसे ये पूछा जाएगा कौन सी कमेटी ने इसकी सिफारिश की? शिवरमन कमेटी ने क्या किया? इसका सुझाव दिया था। नाबार्ड के नाम में छपा हुआ है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें आपसे पूछा है कौन से 5 ईयर प्लान में आया? तो वो आया 6ठे 5 ईयर प्लान में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है बॉम्बे में। ओके जी, इसके बाद नेक्स्ट इसमें करते हैं रीजनल रूरल बैंक, RRB। रीजनल रूरल बैंक क्या होता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। यानी कि ये बैंक बेसिकली क्या होते हैं? हर गांव छोटे छोटे कस्बों से जुड़े होते हैं। रीजनल रूरल बैंक, इनके नाम में ही छुपी हुई है ये चीज़। अब फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या है? 1975 में इसको बनाया गया था पहले ग्रामीण बैंक को, जिसका नाम था प्रथमा ग्रामीण बैंक। ओके, जिसका प्रायोजक था सिंडिकेट बैंक का पार्ट था कौन सा? पहला ग्रामीण बैंक जो था ना वो प्रथमा, वो कौन से बैंक का पार्ट था? सिंडिकेट बैंक का। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपकी स्टेट में कौन सी RRB जो है रेगुलेट पूरा ऑपरेशन करती है, जैसे कि राजस्थान की बात करते हैं माना कि, तो राजस्थान में 2 हैं, एक तो बैंक ऑफ बड़ौदा है और एक जो है मरुद्रा है, तो ये 2 हैं। ओके, सेम चीज़ यहाँ पर है। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि जो है ये पूरा जो सिस्टम किस कमेटी के सुझाव पर बनाया गया? तो वो बनाया गया नरसिम्हन कमेटी के सुझाव पर। RRB को गठित किया गया नरसिम्हन कमेटी के सुझाव पर। लेकिन वहीं आपसे अभी इससे पहले आपने पढ़ा, वो भी बताना कमेंट बॉक्स में कि जो शिवरमन कमेटी के सुझाव पर कौन सी जो है संस्था को गठित किया गया था? शिवरमन समिति के सुझाव पर किस संस्था को गठित किया गया? तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताना। ओके, जो लोग सीरियसली पढ़ रहे हैं या नोट कर लें। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें देखते हैं ये कौन सा? नरसिम्हन कमेटी, कौन सी? RRB। 1975 से लेके 1983 के बीच में RBI ने क्या किया है? इसको रेगुलेट किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? इसको नाबार्ड ने संचालन किया। कब? 1983 से। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, कैसे? कि जो 1982 में
क्या हुआ, नाबार्ड इस्टेब्लिश हुआ और यही थे शिवरमन समिति की सिफारिश पे इनको क्या किया, नाबार्ड को बनाया गया था। 1982 में ये जब इस्टेब्लिश हुआ तो उसके बाद आरआरबी जो कमान है वो किसके हाथों में दे दी गई, नाबार्ड के हाथों में दे दी गई। तब तक कौन रेगुलेट करता था, तब तक रेगुलेट करता था कौन, आरबीआई। 1982 में बनने के बाद 1983 में इसके हाथ में कमान दे दी गई। और एक और चीज़, इसके हाथ में क्यों कमान दे दी गई, क्योंकि जो नाबार्ड है वो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट से क्या करता है, बिलोंग करता था। और वहाँ पर केवल यही है एक ग्रामीण क्षेत्र ही है जो इन दोनों पर डिपेंड करता है। शहरी क्षेत्रों में कोई रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर थोड़ा ना होता है। ओके जी, कुछ चीज़ें यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगी आपकी। अब इसके बाद मेन है इसमें कि आरआरबी को जो है वो 3 सेक्टर में डिवाइड किया है। बेसिकली ये है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर बैंक। हालांकि अभी भी परसेंटेज यही है कि इसमें क्या है, जो आरआरबी के पार्ट हैं, आरआरबी में जो परसेंटेज है, हिस्सेदारी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी है 50%, स्टेट गवर्नमेंट की कितनी है 15%, और स्पॉन्सर बैंक की, जैसे स्पॉन्सर बैंक क्या था, सिंडिकेट बैंक था, किसके लिए, प्रथमा ग्रामीण बैंक के लिए। तो ये स्पॉन्सर बैंक की हिस्सेदारी कितनी है यहाँ पर 35%। ओके, ये चार्ट है छोटा सा है। कमर्शियल बैंक 2 टाइप के होते हैं, शेड्यूल और नॉन शेड्यूल। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट, फॉरेन बैंक, ये सब क्या है, शेड्यूल बैंक में है। सारी चीज़ें आती हैं, नेशनलाइजेशन, एसबीआई, आईडीबीआई। ओके, अब इसमें हम करते हैं बात एसबीआई की, छोटी सी। एसबीआई मर्ज हो गया था और एसबीआई ने मर्ज कर लिया था भारतीय महिला बैंक 1 अप्रैल 2017 को। और इसके बाद एसबीआई में मर्ज हो गया था पटियाला, बीकानेर, जयपुर, हैदराबाद, मैसूर, ट्रावनकोर, इनमें एसोसिएट हो गया था। देन उसके बाद मर्ज हो गया अभी कुछ टाइम पहले। देन नेक्स्ट है इसमें शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक क्या होते हैं, 1934 आरबीआई एक्ट से जो बने हैं बैंक उनको बोलते हैं शेड्यूल बैंक। आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू जो बने हैं उनको बोलते हैं शेड्यूल बैंक, ठीक है, दूसरी सूची में रजिस्टर हैं जो। अब इसके बाद पब्लिक बैंक क्या होते हैं, देखो पब्लिक यहाँ पर यानी कि गवर्नमेंट, जिनमें 51% हिस्सेदारी किसकी हो, सरकार की हो या उससे ज़्यादा, क्या होंगे, पब्लिक बैंक होंगे। प्राइवेट बैंक जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, जिनमें 51% से कम क्या हिस्सेदारी हो, बैंकों की सरकारी हो, यानी सरकारी हिस्सेदारी जो है वो 51% से क्या हो, कम हो। 51% से कम नहीं है, 50% से कम होना चाहिए यहाँ पर। अब फॉरेन बैंक क्या होते हैं, जिनमें क्या हो कि वो सारे बैंक जिसका मुख्यालय भारत से बाहर है लेकिन उनकी शाखाएं भारत के अंदर हैं, जैसे कि हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। ओके, जैसे HSBC, इसका हेडक्वार्टर तो लंदन में है लेकिन इसकी एक ब्रांच अपने इंडिया में भी है। नॉन शेड्यूल बैंक क्या है, वे बैंक जो 1934 की दूसरी सूची में रजिस्टर नहीं होते। अब दूसरी सूची, पहली सूची क्या है, तो आप ये समझ लो कि पहली सूची में आरबीआई खुद आता है और दूसरी सूची में आरबीआई ने दूसरों को रख रखा है। तो ये है गैर अनुसूचित बैंक कौन से होते हैं, नॉन शेड्यूल बैंक, जो दूसरी सूची में नहीं आते 1934 आरबीआई एक्ट में, और जो आते हैं वो होते हैं शेड्यूल बैंक। नॉन परफॉर्मिंग असेट, नॉन परफॉर्मिंग असेट होते हैं एनपीए, यानी कि जब कोई पर्सन लोन लेता है, ठीक है, माने किसी ने लोन लिया हुआ है, कुछ भी ये पार्ट लोन लिया है और 90 दिन तक उसने कोई भी इस पर कुछ भी नहीं दिया, ना पैसा दिया, ना ब्याज दी, ना कुछ दिया, और उसको जो है वापस नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से पैसा डूब गया है, तो उसको बोलेंगे नॉन परफॉर्मिंग असेट, यानी कि कोई भी असेट परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो बेसिकली इसमें कितने दिन का टाइम ड्यूरेशन होता है, 90 डेज़ का, तो उसको बोलते हैं गैर प्रदर्शन संपत्ति, क्या होगा, नॉन परफॉर्मिंग असेट। अब बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस असेट। अब सब स्टैंडर्ड में क्या होता है, सब स्टैंडर्ड में यहाँ 90 दिन तक तो चेक कर लिया कि भाई ऐसा नहीं है 90 दिन के बाद हम ये डिसाइड कर लें कि ये एनपीए में चला जाएगा। 90 दिन तक उसने कोई पैसा नहीं दिया तो उसको क्या करेंगे, हम थोड़ा 18 महीने तक का टाइम देंगे। 18 महीने तक अगर उसने भुगतान नहीं किया तो उसको बोलेंगे सब स्टैंडर्ड, ठीक है। और इस इन केस 18 महीने के बाद उसने कर दिया तो ओके, तो सब स्टैंडर्ड में आ जाएगा। लेकिन 18 महीने के बाद भी उसने नहीं किया, यानी 1.5 साल के बाद भी उसने कोई पैसा नहीं दिया, तो उसको बोलेंगे डाउटफुल असेट। ओके, डाउटफुल कंडीशन बोलेंगे उसको, डाउटफुल एनपीए। यानी कि यहाँ पर क्या है, 18 महीना एक डेडलाइन है 90 दिन के बाद। तो 90 दिन के बाद क्या हुआ कि 18 महीने तक अगर उसने पैसा नहीं दिया लेकिन उसके बाद दे दिया तो वो होगा सब स्टैंडर्ड। लेकिन अगर 18 महीने तक नहीं दिया और उसके बाद भी नहीं दिया, ठीक है, दिया ही नहीं कभी, तो 18 महीने तक तो जो है वो बैंक ये समझ के चलता है कि चलो आ जाएगा, 18 महीने हैं, 18वें महीने में आ जाएगा। यहाँ पर कुछ भी साम दाम दंड भेद डरा के धमका के तो 18 महीने ही मिलते हैं
उसमें, लेकिन उसके बाद भी नहीं आ रहा तो भैया जयराम जी की नहीं होगा, ठीक है। बैंक के पास पैसा नहीं आ रहा, इसका मतलब वो कौन सी कंडीशन में चला गया, डाउटफुल कंडीशन में। तो डाउटफुल कंडीशन में जाने के बाद क्या होगा कि बैंक जो है उस एनपीए सिस्टम को पूरा क्या है किसी दूसरे के हाथों में दे दी, कह देगी भैया कैसे भी पैसा निकाल लो इसमें से इन लोगों से, और जो है हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है, जो है आप 10% रख लेना, बचा कुचा हमें दे देना। इसके साथ आता है एक लॉस असेट। लॉस असेट ये है कि उसका भुगतान ही ना हो, जैसे कि ये तो क्या लोन के बारे में था, यहाँ था एक असेट लिया और उसका भुगतान ही नहीं किया और उसको यूज कर लिया, तो उसको बोलेंगे लॉस असेट, यानी बेकार गया। ओके, नेक्स्ट है इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्टार्ट करेंगे हम वर्ल्ड बैंक से। ओके जी, ये सारी जो जितनी चीज़ें हो रही हैं, चाहे बैंकिंग सिस्टम में हो रही हैं, चाहे वो फाइनेंशियल सिस्टम में हो रही हैं, चाहे इंडियन इकोनॉमी के डिफरेंट पार्ट हैं, जैसे बजट है, इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, ये सब, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कि बिना इनके पढ़े आप इकोनॉमी को नहीं समझ सकते। और यही पूरा इकोनॉमी है, पूरा इकोनॉमी चल रहा है अभी, मार्केट तो अभी आया ही नहीं है। चैप्टर 5 भी आपका किस में आ रहा है, इकोनॉमी में आता है। ओके, और यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, IMF का इस्टेब्लिशमेंट पूछा गया था। ओके, समझ लो फटाफट से, और सेशन को जो है आप लाइक करके शेयर करते रहें। वर्ल्ड बैंक का जो गठन हुआ था वो 1945 ब्रिटेन वुड्स मीटिंग के सुझाव की वजह से हुआ था। 1945 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हो गया। वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। और ये आपसे हालांकि पूछेगा नहीं कि कितने देश हैं या फिर लार्ज देश कौन जुड़ा, ये नहीं पूछेगा। और किस नाम से इसको जाना जाता है, IBRD के नाम से भी इसको जाना जाता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब इसके साथ एक आपसे ये पूछा जाए कि इसकी मेन गोल क्या है, तो सोशल डेवलपमेंट। चाहे किसी भी देश की सरकार हो, किसी भी देश का बैंक हो, किसी भी देश की कोई संस्था हो, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या ही होता है, सोशल डेवलपमेंट। प्रेजेंट हेड ऑफ वर्ल्ड बैंक तो वो हैं डेविड R मालपस। ओके, डेविड R मालपस हैं, लिख लेना इसको यहाँ पर। यही एक वो है, कुछ वर्ड्स हैं जो कुछ एक वो हैं, चीज़ें हैं जो बैकडेट में चल रही हैं, तो चेंज कर लेना इसको, डेविड R मालपस। और क्रिस्टीना जॉर्जिवा जो हैं उनको मैं बता देता हूँ, IMF की हेड बना दिया है। IMF क्या है, IMF इसकी जस्ट ट्विन ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड बैंक को 4 डिवीजन में बांटा गया है, एक तो IFC, एक है IDA। बेसिकली क्या है, ये सब्सिडरी बॉडीज़ हैं, IFC, IDA। IFC क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में ही है, जहाँ पर वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर। IDA क्या है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसके साथ क्या है, ये एक सॉफ्ट विंडो के रूप में भी जाना जाता है, किसकी, वर्ल्ड बैंक की। सॉफ्ट विंडो क्या होती है, मतलब कि बहुत टाइम के लिए ब्याज मिल जाए, वो पैसा मिल जाए, और कम इंटरेस्ट रेट पे, यानी कि एक तरह से फ्री इंटरेस्ट पर, फ्री रेट पर। तो ये होती है सॉफ्ट विंडो। वर्ल्ड बैंक की सॉफ्ट विंडो कौन सी होती है, IDA। IBRD की IDA। ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये क्या है, MIGA, सभी का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इस पर क्वेश्चन पूछा गया था कि कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1945 में इस्टेब्लिश हुई थी, सेम कमेटी ने इसकी सिफारिश की थी। अब इसके बाद इसको बोलते हैं वर्ल्ड बैंक की ट्विन, यानी कि जुड़वा संगठन बोलते हैं। वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि पर्टिकुलर इसके जो हेड हैं वो कौन हैं, वो यहाँ पर जो हेड थी वो कौन थी, जो थी क्या थी नाम, क्रिस्टीना जॉर्जिवा। तो ये क्रिस्टीना लिगार्ड है, इसको हटा देना, क्रिस्टीवा जॉर्जिवा, इसकी जगह क्या है, क्रिस्टीवा, देख लेना स्पेलिंग। जो वर्ल्ड बैंक की इसमें हेड लिखी हुई हैं वो कौन सी हेड हैं, वो IMF की प्रेजेंट हेड हैं, क्रिस्टीवा जॉर्जिवा। एक इसके साथ चीफ इकोनॉमिस्ट पूछा जाए तो वो कौन है, गीता गोपीनाथ हैं, जो इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करती हैं। ठीक है, ये पूछा भी गया था क्वेश्चन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, 1995 में। ओके, जिसने GATT को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें आपसे पूछा जाए कि बेसिकली ये GATT का गठन कब हुआ था, तो 1948 में हुआ था, आज़ादी के बाद। हालांकि हमारे देश में नहीं है, बाहर की बात है, लेकिन इसको चेंज कर दिया और 1995 में इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट है इसमें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और आखिरी देश, और ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा, मेन उद्देश्य क्या है, ट्रेड डेवलपमेंट। नेक्स्ट इसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि इसके जो हैं हेड कौन है। ओके, तो हेड आप एक तो ये बताओ कि वर्ल्ड बैंक के और IMF के हेड कौन है। तो अभी तक आप पढ़ते जा रहे हो, तो बिना बैक किए जाए
आप कमेंट बॉक्स में ये दोनों जो है आप लिखोगे कि वर्ल्ड बैंक के और IMF के हेड कौन कौन। ये है अपनी नोजुकी ओकोंजा ELA। देखो भाई स्पेलिंग देख लेना, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है, मेरे को अच्छे से स्पेलिंग याद नहीं है, लेकिन ये एक महिला है और इनका भी फरवरी 21 में ही अपॉइंटमेंट हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट इस पर चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति। मांग और पूर्ति बहुत शानदार चैप्टर है और डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हालांकि आपसे फिलिप्स कर्व के बारे में पूछा गया था एग्ज़ाम में। डिमांड एंड सप्लाई क्या है? बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड, एक लॉ ऑफ डिमांड से स्टार्ट करते हैं, कर्व पे जाएंगे, कर्व को समझेंगे। लॉ ऑफ डिमांड दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने, और इन्होंने कहा था कि जैसे जैसे प्राइसिंग बढ़ती है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी गुड्स की, वैसे डिमांड क्या होगी, कम होती जाएगी। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है तो डिमांड क्या है, उसकी कम है। लाइक क्या कि कोई गेहूँ समझ लो कि लोग जैसे जैसे गेहूँ की रेट बढ़ती जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या होगा, उस कंडीशन में डिमांड जो है ना वो कम होती जाएगी, लोग चावल की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा होगा। हालांकि ये तो मैं एक बहुत गंदा एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन मैं आप समझ गए होंगे कि क्या चीज़ चल रही है। अब इसमें क्या है, यहाँ पर क्या होता है कि बाकी हमें इसने बोला है बाकी सारी चीज़ों को स्थिर मानना पड़ता है, जिसे हम जो है क्या कहेंगे, सेटेरियस पेरिबस कहेंगे, जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है। हालांकि ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि जब डिमांड और प्राइस के बीच में हम कैलकुलेशन को देख रहे हैं तो बाकी सारी चीज़ों को क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। अब यहाँ पर क्या है, डिफाइन किया गया कर्व के माध्यम से। ये क्या है, प्राइसिंग है, और ये कर्व जो है वो किसकी तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ झुका हुआ है बेसिकली। तो जैसे जैसे प्राइसिंग बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रही है, डिमांड कम हो रही है। पहले 1000 की चीज़ थी तो 400 लोग लेते थे, अब 4000 की चीज़ है तो 140 लोग ले पा रहे हैं, बहुत कम लोग ले पा रहे हैं। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट है इसमें लॉ ऑफ सप्लाई। अब लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होता है भाई, देखो जैसे जैसे प्राइसिंग बढ़ेगी, यहाँ पर क्या है, यह है पूर्ति का कानून बोल सकते हो आप। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी, प्राइस बढ़ी, वैसे वैसे क्या होगा, सप्लाई जो है ना वो भी बढ़ने लग जाएगी, पूर्ति जो है ना वो भी बढ़ने लग जाएगी। कैसे, जैसे माना कि डिमांड तो कम हो रही है लेकिन पूर्ति तो पूरी होगी। मतलब पहले जो है 10 कार, पहले एक कार की कीमत जो थी 1 लाख रुपए थी, और बाद में उस कार की कीमत क्या हो गई, उस कार की कीमत बढ़ के हो गई 10 लाख। प्राइस बढ़ गया, पहले मांगने वाले काफ़ी सारे लोग थे, अब मांगने वाले कम लोग हो गए। पहले सप्लाई नहीं कर पाती थी कंपनी, अब क्या है, सप्लाई कर पाती है। कुल मिला के 20 कार ही बना पाती थी, अब लो भैया मार्केट में 10 कार ही उठ रही हैं, तो सप्लाई पूरी हो रही है। सप्लाई भी क्या हो गई, बढ़ गई। कब, प्राइस बढ़ने पर। किस कंडीशन में, लॉ ऑफ सप्लाई की कंडीशन में। इसके ग्राफ को देखेंगे, बेसिकली इसका ग्राफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, प्रोपोर्शनली इंक्रीज़ हो रहा है। ये चीज़ समझ में आई। जो पॉइंट मैं यहाँ पर जिस तरह से डिस्कस कर रहा हूँ वो चीज़ समझ में आनी चाहिए कि आप जो है किस तरह से ग्राफ से कनेक्ट करोगे। ओके, नेक्स्ट है इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मतलब कि उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन होता है कि जहाँ पर भी लॉ ऑफ सप्लाई एंड लॉ ऑफ डिमांड का कर्व टकराए तो वो होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मतलब कि मांग और पूर्ति दोनों क्या हैं, बराबर हो जाएं। यानी कि कस्टमर्स मांग रहे हैं 10-20 कार, ठीक है, और कंपनी 20 कार ही बना पा रही है, तो इसका मतलब ये कंडीशन ऐसी है, ना तो प्राइस बढ़ेगी ना प्राइस घटेगी, जो है एक संतुलन की स्थिति आ जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं, वेट, ठीक है, क्वेश्चन दिए हुआ। हालांकि ये क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाएंगे तो आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है इसमें। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है कि मांग में कितना बदलाव आने के कारण पूर्ति में कितना बदलाव आए, उसे हम मांग का लोच कहते हैं। जैसे कि मांग जो है, डिमांड, वेट, मांग जो है वो क्या है, डिमांड। तो डिमांड, हाँ, डिमांड जो है, डिमांड में कितना चेंज आए, ये चेंज को दिखा रहा हूँ मैं कि डिमांड में कितना चेंज आए जिससे सप्लाई में उतना ही चेंज आ जाए। डिमांड के चेंज से हम सप्लाई के चेंज को क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको बोलेंगे मांग का लोच। जब मांग में चेंज करने से सप्लाई में भी बदलाव आए तो उसको बोलेंगे मांग का लोच।
परफेक्टली इलास्टिक, जिसमें कुछ कंडीशंस होती हैं भाई, 5 या 4 कंडीशंस होती हैं आई थिंक। परफेक्टली इलास्टिक इसमें क्या होता है, इसमें होता है पूरी तरह से लोचदार मांग की कीमत में बहुत थोड़ा सा बदलाव आने के कारण भी मांग में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए, बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए। कब? परफेक्टली इलास्टिक कंडीशन में बहुत कम जो चेंज है, माइनर चेंज इन प्राइस लेंस टू इनफाइनाइट चेंज इन डिमांड, डिमांड में हद चेंज हो तो उसको बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक इनफाइनाइट। इट इज़ इमेजनरी कंडीशन, ये बहुत बेकार कंडीशन होती है, मतलब कि कंडीशन ऐसी है जिसको हम सिर्फ सोच सकते हैं, होता नहीं है एक्चुअल में। ऐसा थोड़ा ना होता है कि थोड़ा जैसे एक आदमी 100 रुपये की कोई चीज़ देता था, अचानक से उसने 102 रुपये कर दी, तो 102 रुपये की करने पर जो है मांग एकदम से गिर गई या फिर मांग एकदम से बढ़ गई, ऐसा नहीं होता। थोड़ा बहुत चेंज होता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ इमेजनरी जो है ख्याली पुलाव होते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या है, ये इसका ग्राफ दे रखा है परफेक्टली इनलास्टिक। परफेक्टली इनलास्टिक में क्या होता है, बेसिकली क्या हो रहा है इसमें ये हो रहा है कि जो पहली बात तो ये गलत लिखा हुआ है, E = 0 होता है इस कंडीशन में, ठीक है। यहाँ क्या था, हाँ यहाँ E = इन्फिनिटी होता है, यहाँ E = 0 होता है। इसमें क्या होता है कि जो कीमत में बदलाव आते हैं उससे मांग पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, मांग पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई वस्तु 100 रुपीज़ की है, ठीक है, एक आध साल बाद, एक आध महीने बाद, 2 महीने बाद उसने अचानक से 101 रुपये की कर दी, 102 रुपये की कर दी, या फिर 104 रुपये की कर दी। तो ऐसा नहीं है कि भाई जो है लोग ख़रीदना बंद कर देंगे। ओके, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, जैसे मैं दूध की बोलता हूँ, दूध यहाँ पर 100 रुपये लीटर आता है, 100 रुपये लीटर की जगह अब वो 104 रुपये लीटर आने लगा, तो दूध तो लोग लेंगे ही, अमूल का या फिर किसी का। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई मांग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये कंडीशन जो होती है ना, वो एक काल्पनिक कंडीशन होती है। कौन सी वाली? परफेक्टली इनलास्टिक वाली। और सेम परफेक्टली इलास्टिक वाली कंडीशन भी जो होती है वो आपकी कौन सी होती है, वो भी इमेजनरी होती है। और इसमें क्या होता है, E = 0 कर लेना है इसको। अब यहाँ पर क्या है, सेम ED = 0 लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ED = 0 इस तरह से। और इलास्टिक का ग्राफ किस तरह से बनता है, परफेक्टली इलास्टिक का इस तरह से बनता है। अब ये है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड क्या है? अपेक्षाकृत लोचदार मांग। यहाँ पर क्या है, मांग का बदलाव कीमतों के बदलाव से ज़्यादा होता है। मांग में जो चेंज आएगा वो ज़्यादा होगा किससे? कीमत से, यानी प्राइसिंग से। प्राइसिंग चेंज यानी प्राइस में चेंज इतना नहीं हो रहा है जितना मांग में हो रहा है, मांग में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं एक ले लेता हूँ कि मैंने 100 रुपये का प्रोडक्ट जो मैंने इससे पहले लिया था, अब 100 रुपये का प्रोडक्ट क्या हो गया, अचानक से 104 का हो गया। प्राइस में इतना चेंज नहीं आया, लेकिन यहाँ पर क्या हो, जो 100 रुपये में पहले 5000 लोग खरीदते थे, अब 104 होने की वजह से सीधा वो जो है 2000 आ गए। समझ रहे हो बात? यहाँ पर क्या हुआ, अचानक से जो मांग है ना वो क्या हो गई, वो कम हो गई, उसमें बदलाव आ गया। या फिर क्या हुआ, इस प्राइस में चेंज हुआ, थोड़ी सी कम कर दी 96 की, तो 5000 से अचानक से 8000 लोग आ गए। यानी वो वेट कर रहे थे सिर्फ 4 रुपये कम होने का। तो यहाँ पर क्या है, जो मांग में जो चेंज आ रहा है वो बहुत ज़्यादा है, किसमें? कीमतों के चेंज से। तो ये कौन सी कंडीशन होती है, ये होती है रिलेटिवली इलास्टिक कंडीशन। इसमें क्या होता है, E > 1 होता है। ओके, ये ग्राफ यहाँ पर क्या है, डिमांड और प्राइसिंग में दे रखा है, डिमांड ज़्यादा है प्राइसिंग डिफरेंस से। रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, पहले तो इलास्टिक डिमांड देखी थी, अब देखेंगे इन इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या होगा, E > 1, E > 1। इसमें क्या है, देखो इसमें ये होगा कि जो प्राइसिंग डिफरेंस है वो ज़्यादा होगा किससे, जो आपके मांग का डिफरेंस होगा, डिमांड का डिफरेंस जो होगा उससे ज़्यादा होगा। बात समझ में आई? लाइक फॉर एन एग्जांपल, मैं जैसे 100 रुपये की चीज़ ले रहा था, उसी को ध्यान में रखते हुए इसी को चीज़ ले लेते हैं। 100 रुपये से अचानक से उसने कर दी कितने रुपए की, 150 रुपये की, बहुत ज़्यादा की कर दी वो। लेकिन डिमांड में क्या हुआ, पहले लोग 5000 खरीद रहे थे, अब कितना हुआ, अब 4900 खरीद रहे हैं, यानी 4000 खरीद रहे हैं। तो ज़्यादा अंतर नहीं आया। यहाँ पर देखा 15 चौका 60, यहाँ पर देखा तो 5, तो यानी कि 50 लाख का यहाँ पर फ़ायदा, 50 लाख का या 5 लाख का, यहाँ पर कितने का हो रहा है, 6 लाख का। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर जो डिमांड में चेंज आ रहा है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्राइसिंग में चेंज बहुत ज़्यादा है। अब जैसे जैसे प्राइसिंग इसने चेंज की, लोग कम नहीं हुए, लेकिन ये कौन सी कंडीशन में होता है, ये उस कंडीशन में होता है जहाँ पर लोग क्या होते हैं, बहुत जुड़े होते हैं दिल से, मन से। जैसे कि आपके अमूल के प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, उनसे लोग जुड़े हुए हैं। अब वो प्राइस में चेंज करता चला जाएगा, पहले 10 रुपये की चीज़ अब 20 रुपये कर दी, तो लोग तो ले रहे हैं, थोड़ा बहुत अंतर आएगा, लेकिन उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है ना, मेन बात ये है। तो यहाँ पर ये इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिवली इनइलास्टिक कंडीशन। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मेडिसिन, सॉल्ट, मिल्क, इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इस वजह से क्या होगा, प्राइस कितना भी चेंज कर दो, डिमांड थोड़ा बहुत ही फ्लक्चुएट करेगी। अब नेक्स्ट है इसमें
यूनिटरी इलास्टिक, यानी कि ई इक्वल टू अब क्या आ गया, 1 आ गया। यानी कीमतों में चेंज और मांग में बदलाव क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पर क्या ग्रेटर दे रखा है, गलत दे रखा है, बराबर होता है दोनों में। यानी कि जितना हम कीमत में चेंज करेंगे उससे मांग में भी चेंज होगा। या घटाएंगे तो क्या होगी, बढ़ेगी, या फिर बढ़ाएंगे तो घटेगी, जो भी होगा। तो कीमतों में बदलाव और मांग में बदलाव क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन एक सिस्टम से होगा, प्लेन चलेगा, बिल्कुल यूनिफॉर्म वे में। ये भी क्या है, काल्पनिक कंडीशन है, क्योंकि ऐसा कभी किसी प्रोडक्ट में देखा नहीं गया है। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने प्राइस जो है, प्राइस आपने 10 रुपये कम करी, यानी कि 10% कम करी, तो मांग जो है वो 10% बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होता, परसेंटेज में बिल्कुल इक्वल कंडीशन तो कभी नहीं आती। तो ये भी एक इमेजिनरी कंडीशन है। तो हम कौन सी दो कंडीशन पर बिलोंग करते हैं, कौन सी दो कंडीशन पर चलते हैं, एक तो रिलेटिवली इनइलास्टिक कंडीशन और दूसरी है रिलेटिवली इलास्टिक कंडीशन। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें न्यूमेरिकल दे रखे हैं, हालांकि आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 1% भी मत पढ़ना, क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे इसमें से। ओके, ये कुछ एक टाइप हैं, इनकम गुड्स, क्रॉस गुड एंड इंफीरियर नॉर्मल गुड। इनको पढ़ लेते हैं बेसिकली क्या होते हैं ये, फिर इस चार्ट को समझ लेंगे प्रॉपर तरीके से। गिफिन गुड की बात करते हैं। गिफिन गुड क्या होता है, गिफिन गुड यानी कि घटिया वस्तु। गिफिन गुड का मतलब क्या है, घटिया वस्तु। तो यहाँ पर क्या है, आय से मांग के नज़रिए से ये घटिया वस्तु होती हैं। बेसिकली ये घटिया वस्तु नहीं है, लेकिन क्या है, जो आय के आधार पर देखा जाएगा और मांग के नज़रिए से, तो क्या होगा, ये घटिया वस्तुएं लगेंगी। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जब मांग के कानून के नज़रिए से, ये मांग का कानून का उल्टा है। ये कहता है कि अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग भी बढ़ जाएगी, और इसी का उल्टा होता है। यानी किसी वस्तु की कीमत घटेगी तो उसकी मांग भी घट जाएगी। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर कोई एक लग्जरी ब्रांड है, ठीक है, उसकी जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाएगी, लोगों को लगता है अरे यार बहुत अच्छी चीज़ है, हमको लेनी चाहिए, घटिया वस्तु है, इसको बोलेंगे गिफिन वस्तु। ऐसी वस्तु जिस पर प्राइस बढ़ती जाए और मांग भी बढ़ती जाए, कि लोग मतलब ये सोच रहे हैं अरे यार बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। एक बुक आपको निकाली गई, यहाँ पे किसी ने पेड बुक करी 1000 रुपये की, वहीं एक प्रोडक्ट है कितने का, 10 रुपये का। लोगों को लगे अरे नहीं 1000 रुपये की चीज़ है यार, बहुत बढ़िया होगी, ये मेरा एग्ज़ाम पास करा देगी। तो क्या होगी, मांग बढ़ गई। यानी कि प्रोडक्ट की प्राइस के साथ मांग बढ़ रही है। अब ये कल को 1500 की कर दी मैंने, तो लोगों को लगे अरे यार नहीं 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 नहीं, अब ले लो फटाफट से, ये महंगी होती यार, ये बहुत बस बढ़िया वस्तु है, ले लो फटाफट से, और मांग बढ़ रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर इन केस मैंने जो है 1000 की जगह क्या कर दी, 800 रुपये कर दी, तो लोग अरे यार ये तो घटिया वस्तु है, इसने प्राइस कम कर दी, यानी कि बिक नहीं रही है, तो क्या होगी, मांग और कम हो जाएगी। इसको बोलेंगे गिफिन गुड्स। ये ध्यान रखना, इन वर्ड्स को ध्यान रखना। तो ये लॉ ऑफ डिमांड है ना, उसको फॉलो नहीं करता है, ये मांग के कानून पर फॉलो नहीं करता है। इसके बाद नेक्स्ट आओ इसमें, इसके कर्व पर, तो ये इस तरह से जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे ये भी बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, प्राइसिंग बढ़ रही है, तो दोनों में क्या हो रहा है, प्रोपोर्शनल। इस ग्राफ को देख लेते हैं, इसमें क्या है, बेसिकली डिमांड को दो टाइप में डिवाइड किया है, एक तो इनकम में, एक क्रॉस में। क्रॉस से मतलब यहाँ पर प्राइस से कनेक्ट है, ये इनकम से कनेक्ट है। यहाँ क्या हो रहा है कि प्राइस मतलब कि जो प्रोडक्ट की प्राइस है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पर्सन की इनकम है। अब ये नॉर्मल गुड है ना, यही आपके क्या है, गिफन गुड है। यानी कि जब आपकी इनकम बढ़ेगी तब डिमांड भी बढ़ेगी, जब इनकम कम होगी तब डिमांड कम होगी। ये मैंने ऑलरेडी आपको गिफिन गुड में बता दी, यही गिफिन गुड है या फिर नॉर्मल गुड है। अब एक एक इन्फीरियर गुड, यानी कि निम्नतम वस्तु बोलते हैं इनको। तो यहाँ पर क्या है, इन्फीरियर गुड और जो गुड्स हैं उनमें क्या होता है, इन्वर्सली होता है। यानी कि इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाती है ना, डिमांड कम होती जाती है। फॉर एन एग्जांपल, पहले पर्सन क्या था कि जो है सरस में 3 डिमांड आते हैं, या फिर अमूल में जो है 3 ब्रांड आते हैं। एक गोल्ड होता है इस तरह से, एक होता है नीला, एक आता है पीला दूध, इस तरह से कुछ आता है ना, 3 तरह के उसमें टाइप आते हैं। तो माने कि सबसे कम वाला है नीला, यानी कि सबसे सस्ता मिलता है, और नीला जो है ना वो थोड़ा कम क्वालिटी का दूध है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, अगर पर्सन की पहले 10,000 रुपये मंथ इनकम थी, तो वो क्या करता था, नीला वाला पैकेट लेके आता था। अब जैसी इनकम उसकी जो है 20,000 या 25,000 हो गई, तो वो क्या करेगा, वो नीला दूध नहीं लाएगा, नीला वाला जो है पैकेट नहीं लाएगा, वो उसकी गोल्ड वाला पैकेट लाएगा। तो ये जो चीज़ है ना, इसमें क्या होता है कि डिमांड कम हो जाती है, जो इन्फीरियर गुड्स होते हैं उनकी डिमांड कम हो जाती है इनकम बढ़ने के साथ। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट इसमें क्रॉस डिमांड में, जिसमें क्या होता है, प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है प्रोडक्ट में। तो जैसे कि टी और कॉफ़ी है, अगर उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ओके, ये क्या है, आपस में एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, इनका कोई दूसरा और नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि टी या कॉफ़ी की जो प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो उस कंडीशन में लोग पीना बंद कर देंगे, उसके कुछ ना कुछ तो पियेंगे, या तो टी पियेंगे या कॉफ़ी पियेंगे, और कुछ तो पी नहीं सकते। तो इस कंडीशन में क्या होता है, प्राइस जब ज़्यादा हो जाती है तब उस कंडीशन में क्या होता है, डिमांड भी ज़्यादा हो जाती है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि डिमांड कम भी हो सकती है प्राइस ज़्यादा होने पर। तो ये बेसिकली क्या है,
ये जो है प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है कम्प्लीटली। इसके साथ है कॉम्प्लीमेंट, कार और पेट्रोल। लाइक जैसे कार है और पेट्रोल है, ये क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पर ये है टी नहीं पिएगा तो पर्सन क्या पिएगा, कॉफ़ी पिएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तब क्या होगी, कार की डिमांड कम होती चली जाएगी। अब पेट्रोल माना कि 100 रुपये का आ रहा है तो आदमी कार लेने से पहले क्या देखेगा कि भाई पेट्रोल इतना महंगा, मैं डला तो पाऊँगा नहीं, तो उस कंडीशन फिर लेने से क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इन्वर्सली होंगे। तो जैसे जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बात समझ में आई सबको। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ पर चलते हैं। ओके, इसमें नेक्स्ट चैप्टर है आपका 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान को हम 1 बाय 1 देखेंगे प्रॉपर तरीके से। अब तक कितने प्लान आए हैं, कितने पंचवर्षीय योजनाओं में कितने वार्षिक योजनाएं आई हैं, तथा उन वार्षिक योजनाओं में मॉडल कौन कौन सा रहा है, उनमें बेसिक छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो भी ध्यान से देख लेंगे। प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 5 ईयर, देखो पहले 5 ईयर प्लान में जो पहला 5 ईयर प्लान है उसको किस मॉडल पर आधारित था, वो हैरेड डोमर मॉडल पर आधारित था। पहला वाला 5 ईयर प्लान हैरेड डोमर मॉडल पर आधारित था। हुआ ये था 1938 में जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वो रूस गए और रूस में 5 ईयर प्लान चलते थे। गवर्नमेंट क्या करती थी, 5-5 साल के प्लान जो है सेट करके उनको जो है अचीव करने की कोशिश करती थी। तो 1950 से 1951 में उन्होंने स्टार्ट किया, एक कमेटी बनाई और फिर उसके बाद स्टार्ट किया 5 ईयर प्लान को जो है स्टार्ट करना। तो पहला 5 ईयर प्लान जो आया था वो 1951 से आया था, 1951 से 56 तक। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि इस पहले प्लान का जो मॉडल था वो था हैरेड डोमर मॉडल। इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जाए, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था क्योंकि पहला प्लान था, किसी क्षेत्र में इसका जो है मेन काम था। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपसे सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में पूछा जाए कि सेकंड 5 ईयर प्लान था वो कब से कब आया, तो 1956 से 61 के बीच में आया। इसमें जो है उद्योगों पर ज़्यादा फोकस किया गया और ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद इसमें 3 उद्योग हालांकि जो है वो क्या किए गए, सेटअप किए गए, औद्योगिक क्षेत्र के लिए था ना। इसके बाद तीसरा 5 ईयर प्लान आया, थर्ड 5 ईयर प्लान। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखने योग्य है कि ये बेसिकली क्या था, ये दोनों के लिए था। यहाँ पे कृषि क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र दोनों कर लेना, ठीक है, कृषि और उद्योग क्षेत्र दोनों के लिए था। और ये प्लान क्या था, बीच में बंद हो गया था। और ये प्लान गॉड गिल योजना पर आधारित था, गॉड गिल फॉर्मूले पर आधारित था। कौन सा, थर्ड 5 ईयर प्लान। और इसी प्लान में आपकी आई थी हरित क्रांति। हरित क्रांति का पहला जो फेज़ था वो इसी जो है प्लान में, इसी थर्ड पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किया गया था इसमें। ओके, कौन से इस पर योजना पर आधारित थी, कौन से फॉर्मूले पर, गॉड गिल फॉर्मूले पर, गॉड गिल योजना पर आधारित थी। इसी में क्या हो गया था, चाइना वार हो गया था, पाकिस्तान वार हो गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसको बंद कर, इस प्लान को बीच में ही ब्रेक कर दिया गया। ओके, ये पहला प्लान था जो बीच में क्या हो गया, ब्रेक हो गया, जो पूरा नहीं हो पाया। इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर प्लानिंग हॉलीडे का मतलब ये है कि छुट्टियाँ जो है घोषित कर दी गई। ओके, समझ गए बात। इसके बीच में हरित क्रांति भी आई, ये भी मैंने आपको बता दिया। हरित क्रांति के जो है मेन फादर कौन थे ग्रीन रिवोल्यूशन के, वो थे MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। इसके बाद आपको नेक्स्ट इसमें फोर्थ 5 ईयर प्लान पूछा जाए तो बेस्ट जो फोर्थ 5 ईयर प्लान है वो उसका मेन टारगेट क्या था, आत्मनिर्भर था, जिसको मोदी जी अब चिल्ला रहे हैं। वो फोर्थ 5 ईयर प्लान में जो था उसका टारगेट था, मेन टारगेट। इसके बाद इसमें क्या हुआ, देखो यार 1969 की बात हो रही है तो ये बात आपको पता होगी कि 1969 में क्या हुआ, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। किसने किया था, इंदिरा गांधी ने किया था, ये हमने देखा था। 1934 में क्या हुआ, RBI एक्ट के थ्रू RBI का गठन हुआ था, ये भी हमने देखा था। कब, 1935 में। 1969 में क्या हुआ, इसमें राष्ट्रीयकरण हुआ। ओके, 1949 में क्या हुआ, 1949 में यहाँ पर RBI का नेशनलाइजेशन हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं इसमें कि यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था की क्या हो चुकी थी, शुरुआत हो चुकी थी सोशलिस्ट इकोनॉमी की, और 1991 में मिक्स्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गया हमारा इंडिया। तो यहाँ पर 5 ईयर प्लान को देखते हैं। 5 ईयर प्लान में आपसे ये पूछा जाएगा कि जो 5 ईयर प्लान है उसका बेसिक टारगेट क्या था, तो उसका बेसिक टारगेट था गरीबी हटाओ। ओके जी, इसमें क्या हुआ, इसमें भी इमरजेंसी लगी, 1974 से 78 के बीच में था, लेकिन इसमें इमरजेंसी लगी तो इसको बंद करके इसमें रोलिंग प्लान स्टार्ट किए गए थे। और उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे, फ़रुखुद्दीन अली अहमद। यहाँ इंदिरा गांधी क्या थी, प्राइम मिनिस्टर थी। इसके बाद आपातकाल लग गया था, इमरजेंसी लागू हो चुकी थी, ठीक है।
आपातकाल को ख़त्म कर दिया गया और इंदिरा गांधी ने क्या दे दिया, इस्तीफ़ा दे दिया। प्रधानमंत्री मोदी से भी मांग है इस्तीफ़े की। यहाँ पर क्या है, इसके बाद नेक्स्ट है इसमें कि ये हुआ कि जब इस्तीफ़ा दे दिया इन्होंने तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आई, मोरारी देसाई जी की सरकार आई और पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी, यानी कि यहाँ कांग्रेस नहीं थी। यहाँ पर मोरारी देसाई, इनकी भी एक विचित्र कहानी है, बहुत ही बेहतरीन कहानी है कि इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाना था, लेकिन ये जो है ना रात रात भावुक हो गए और इन्होंने कहा कि भाई मैं क्यों रिस्क लूँ। तो सभी जो वहाँ के सांसद वगैरह जो भी लोग थे उनसे बात करने लगे, अपनी तरफ लेने लगे। तो यहाँ पार्टी के जो अध्यक्ष थे उनको ये थोड़ा ख़राब लगा, तो उन्होंने इनका जो है नाम जो है काट दिया। तो इस वजह से ये चिढ़कर दूसरी पार्टी में चले गए और दूसरी पार्टी में इन्होंने क्या बने, उस टाइम पर ये जो हैं जनता दल पार्टी में थे और पीएम घोषित हुए। तो पहले नॉन कांग्रेसी पीएम थे। इनका जो था काफ़ी दबदबा था, जिसकी वजह से जो है दूसरी पार्टी के थ्रू भी क्या बन गए थे, पीएम बन गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये छोटी सी कहानी है जिसको प्रॉपर तरीके से किसी दूसरी हिस्ट्री वाले सेशन में हम पढ़ेंगे। 1978-79 ये पूरा नहीं हुआ था प्लान। तो 1978-79 में एक प्लान आया, रोलिंग प्लान, यानी कि अनवरत योजना, रोलिंग प्लान के नाम से प्लान आया, जिसको उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, चौधरी चरण सिंह थे। ओके जी। अब इसके बाद नेक्स्ट आप में इसमें पूछा जाए कि यहाँ पर जो दूसरी छुट्टी आई थी, योजना अवकाश आया था, वो कौन सा आया था 1979 से 1980 तक। पहला तो आया था थर्ड पंचवर्षीय योजना में, दूसरा आया था कौन सी पंचवर्षीय योजना में, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका था गरीबी हटाओ, पॉवर्टी एलिमिनेशन। नेक्स्ट इसमें यह है कि 1980 में 6 बैंकों का दोबारा से राष्ट्रीयकरण हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं है। 1982 में क्या हुआ, नाबार्ड बनाया गया 1982 में, और 1983 में क्या हुआ, आरआरबी को इसको सौंप दिया गया। पहले आरआरबी कौन थी, आरआरबी जो है पहले आरबीआई संभालती थी, रीजनल रूरल बैंक को आरबीआई संभालती थी 1983 तक, लेकिन जैसे ही नाबार्ड का गठन हुआ 1983 में आरआरबी को सौंपने के लिए इसको दे दिया गया। और कौन सी कमेटी ने इसकी सिफारिश की थी, शिवरमन कमेटी ने सिफारिश की थी इसकी। ओके, इसके बाद सॉरी ये छठे 5 ईयर प्लान में था यार, ये है ना, 6 5 ईयर प्लान में था गरीबी हटाओ, और पाँचवें में भी सेम चीज़ थी, गरीबी हटाओ। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें 7 5 ईयर प्लान जो आया था 1985 से 1990, जिसका मेन था टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। बेसिकली क्या है, 6 5 ईयर प्लान आपको इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए कि वो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वो कौन से टाइम में आया और उसमें जो है क्या क्या चीज़ें घटित हुई, बेसिक चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर क्या है, 1990 से लेकर 1992 तक तीसरी और आखिरी योजना अवकाश हुआ। इसके बाद कभी भी योजना अवकाश नहीं हुआ, हालांकि 2017 के बाद प्लान्स ही नहीं आए, तो ये बात आपको पता होगी। 1991 में लिबरेशन आया, एलपीजी, यानी कि एक तो आया जो है लिबरेशन, और एक आया आपका ग्लोबलाइजेशन, और एक आया आपके प्राइवेटाइजेशन। तो इसको बोलते हैं एलपीजी पॉलिसी। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, यह है प्राइवेटाइजेशन, यह है ग्लोबलाइजेशन। ओके, ये तीनों चीज़ें आई, तीनों पॉलिसी आई, और इन पॉलिसी को लागू करने वाले कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे, पीवी नरसिम्हन राव जो थे उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है जी। अब इसके बाद आया 8 5 ईयर प्लान। 8 5 ईयर प्लान में आपसे ये चीज़ पूछी जा सकती हैं, तो बेसिकली कि पॉलिसी जो थी, एलपीजी पॉलिसी जो थी, वो कौन से 5 ईयर प्लान में स्टार्ट की गई, या उसका मेन टारगेट जो था कौन से 5 ईयर प्लान में अचीव किया गया, तो वो था 8 5 ईयर प्लान। यहाँ पर देख रहे हो 8 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, यानी कि इन्फिनिटी क्या थी, यही एक चीज़ ऐसी थी, यही एक पॉलिसी ऐसी थी जो बहुत शानदार थी, जो मनमोहन सिंह जी के अलावा और कोई लेके ही नहीं आ सकता था। ओके, तो आप इससे समझ सकते हो इसको, एलपीजी पॉलिसी कब आई, 8 5 ईयर प्लान में। न्यू बैंक ऑफ इंडिया मर्ज इनटू, ये कोई पढ़ने वाली बात नहीं है। इसके बाद 9th 5 ईयर प्लान, जिसका मेन था इकोनॉमी में क्या करना, ग्रोथ करना, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है। 10 5 ईयर प्लान सेम चीज़ है। 11 5 ईयर प्लान इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 12 5 ईयर प्लान सेम चीज़ लिखी हुई है। इसके बाद इसमें 12 5 ईयर प्लान में एक चीज़ है, नीति आयोग आया 2015 में, बेसिकली आया नहीं था 2015 में। नीति आयोग था वो योजना आयोग का एक बदला हुआ रूप था, योजना आयोग का बदला हुआ रूप था। ओके जी, 1950 में गठन हुआ था किसका, योजना आयोग का। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। फाइनेंशियल मार्केट, अब मार्केट टर्म पर आ जाते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में 2 तरह के मार्केट होते हैं, एक तो होता है आपका कैपिटल मार्केट, एक होता है आपका मनी मार्केट। अब देखो
यहाँ पर क्या है, मनी मार्केट है। मनी मार्केट में क्या होता है, पैसा नहीं होता है, यहाँ पर लिख पैसा रहा है लेकिन पैसे से ट्रेड नहीं होता। यहाँ पर बॉन्ड से होता है या फिर ट्रेजरी बिल से होता है, जितने भी सरकारी जो प्रतिभूतियाँ हैं उनसे ट्रेडिंग होती है। और जो ट्रेडिंग है वो 1 साल से कम की होती है। इसको कौन रेगुलेट करता है, इसको कौन ऑपरेट करता है, आरबीआई बॉडी करती है। पुरानी बॉडी है तो गवर्नमेंट ज़्यादा ट्रस्टेड बॉडी है, तो ये करती है मनी मार्केट को रेगुलेट। एक होता है कैपिटल मार्केट, ये होता है शेयर मार्केट। ये शॉर्ट टर्म के लिए भी होता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी होता है। शॉर्ट टर्म जो होता है वो आपका 1 साल से क्या होता है, कम का होता है। जो लॉन्ग टर्म वाला होता है वो 1 साल से ज़्यादा का होता है। तो ये दोनों टर्म में, अब ये कौन रेगुलेट करता है, इसको कौन ऑपरेट करता है, तो वो करती है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके जी, ये बात समझ में आई। तो 1 साल जो है वो आपका मिड पीरियड है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है इसमें आईपीओ। आईपीओ क्या होता है कि जब कोई कंपनी मार्केट में आती है तो वो क्या करती है, अपने जो कंपनी मार्केट में आई उसको पैसे की नीड है, तो वो क्या करेगी, वो निवेशक चाहती है, वो चाहती है कि भाई निवेश करें, लोग निवेश करें, पैसा डालें, इसमें पैसा लेना है उसको। तो वो क्या करेगी, शेयर जो है, अपने हिस्से हैं उनको शेयर के रूप में मार्केट में परोस देगी। जो इनिशियल स्टेज पे करती है उसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी शुरुआत के समय पर पब्लिक को क्या करना, ऑफ़र करना, किसके रूप में, शेयर के रूप में। किसको, अपनी हिस्सेदारियों को, यानी कि जो आपके हिस्से हैं, जो कंपनी के हिस्से हैं, किसके लिए, निवेशकों से पैसा लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आईपीओ क्या है। इसके बाद आती है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो होता है जहाँ पर कोई भी क्या होता है, बिचौलिया नहीं होता, यानी जो चीज़ जारी कर रहा है, यानी कि ट्रेड डायरेक्ट हो रही है, इशूअर और इन्वेस्टर के बीच में डायरेक्ट ट्रेड हो रही है, निवेशक और जारीकर्ता के बीच में डायरेक्ट ट्रेड हो रही है, डायरेक्ट व्यापार हो रहा है, इसको बोलते हैं प्राथमिक बाजार। द्वितीयक बाजार में क्या होता है कि बीच में एक बिचौलिया होता है, कोई कंपनी होती है जो क्या करती है, जो इनडायरेक्टली ट्रेड करवाती है दूसरी कंपनियों से। ओके, जैसे ये कंपनीज़ हैं, बाकी ग्रो मोर वगैरह, ये सभी क्या है, सेकेंडरी मार्केट के थ्रू आप समझ सकते हो। ठीक है, जो क्या लेती हैं, बीच में कुछ परसेंटेज लेती हैं। अब इसके बाद आता है एनएसई। एनएसई बेसिकली क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो पहले ही बन गया था, उसके बाद एक बना था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में टोटल मिलाकर 30 कंपनियां लिस्टेड हैं, जिनसे बॉम्बे स्टॉक BSE इंडेक्स को क्या देखा जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद 1992 में एक इंडेक्स बना जिसका नाम था NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसने क्या बनाया, निफ्टी नाम का इंडेक्स बनाया, जिसमें कितनी कंपनियां लिस्टेड हैं, 50 कंपनियां लिस्टेड हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि BSE में कितनी कंपनियां लिस्टेड हैं, 30, और वहीं NSE में NSE के निफ्टी इंडेक्स में कितनी कंपनियां लिस्टेड हैं, तो वो हैं 50। 1992 में क्या हुआ, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसके बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। 1875 में इसका गठन हुआ था। इसमें 30 कंपनियां लिस्टेड हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, 1992 में NSE, BSE 1875 में। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यही क्या करता है, अब रेगुलेट करता है पूरे प्रोसेस को। और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय इसका मुंबई में। 1988 में क्या हुआ, सेबी का गठन हुआ था। इसके बाद ये कौन से एक्ट में, या सेबी कौन से एक्ट में आता है, 1992 में आता है। इसकी ब्रांच वगैरह ठीक है। प्रेजेंट चेयरमैन देखो, वैसे तो अजय त्यागी थे, लेकिन प्रेजेंट चेयरमैन अभी कोई बदल गए हैं, मुस्लिम चेयरमैन हैं इसके। और पूंजी बाजार का संचालक कहते हैं। पूंजी बाजार मतलब कि कैपिटल मार्केट। ठीक है, कैपिटल मार्केट में क्या होता है, शेयर्स होते हैं, डिवेंचर होते हैं, और आपके जितनी भी जो भी शेयर मार्केट से संबंधित टर्म्स होती हैं वो सारी इसमें ही आती हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें देखते हैं, ये दोनों में होता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों में होता है। लॉन्ग टर्म के लिए 1 साल से ज़्यादा, शॉर्ट टर्म के लिए 1 साल से कम। अब यहाँ पर इसमें क्या होते हैं, 2 चीज़ होती हैं, बुल और बियर। किसमें, कैपिटल मार्केट में। बुल का मतलब क्या होता है, बुल होता है भाई, देखो बुल जो है ना, वो कुछ इस तरह का जानवर है जिसमें, बुल यानी कि बैल। ठीक है, मैं बैल बनाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा इन टर्म को। ये क्या करेगा, ये ज़मीन से उछाल देगा, किसी आदमी को पकड़ेगा और उसको क्या करेगा, उछाल देगा। यानी कि जब उछाल आता है, ठीक है, उछाल से मतलब कि जब इन्वेस्टर क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको बोलते हैं बुल्स ग्रुप बोलते हैं, अगर वो ग्रुप में है तो। और उसमें क्या होता है, जब सेंसेक्स में उछाल आता है तो उसको बोलते हैं बुल्स। और यहाँ पर उन इन्वेस्टर या उन ग्रुप को क्या बोलते हैं, बुल्स ग्रुप, जो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल मार्केट में, जिससे क्या आता है, उछाल आता है। ओके जी, अब क्या है, बियर क्या होता है, ये जो भालू है ये पंजा मार के सबको ज़मीन पे गिरा देता है। ये इनके जो एनिमल जो हैं, एनिमल सिस्टम है इनका, कि ये लोग जो है, बियर जो है वो क्या करता है, वो पंजा मार के गिरा देता है। तो यहाँ पर क्या होती है,
जो डिसइन्वेस्टमेंट है, यानी कि जो इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन को बोलते हैं बियर कंडीशन, या उन ग्रुप को क्या बोलते हैं, बियर ग्रुप। ये चीज़ आपको पता हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट है इसमें तेजड़िया मंदड़िया, आपने सुना होगा, तेजड़िया तो बुल्स हो गया और मंदड़िया क्या हो गया, बियर हो गया। अब इसके बाद है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। यहाँ पर कुल मिला के कुछ 4-5 एजेंसी होती हैं। एक तो होती है क्रिसिल, एक होती है केयर, ICRA, ON, ICRA एंड SP, स्टैंडर्ड एंड पुअर। ये बेसिकली क्या होती हैं, ये आपको क्रेडिट देती हैं आपके लोन लेने या पैसा लेने, उधार लेने और वापस देने के बेसिस पर। ओके, ये आप देख लेना, इनको पढ़ लेना, एक नाम पढ़ लेना। इंडिया की कौन कौन सी, क्रिसिल है, केयर है, ICRA, ON, ICRA, क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और ये पढ़ लेना। और इंटरनेशनल कौन सी है, SP है, स्टैंडर्ड एंड पुअर। इसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं मनी मार्केट पर। कैपिटल मार्केट हमने बहुत अच्छे से देख लिया, मनी मार्केट को प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं। बेसिकली क्या है, यहाँ पर इसमें 8 टाइप दे दिए हैं, तो 8 टाइप को 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। मैंने आपको एक शॉर्ट टर्म में बता भी दिया था, छोटे समराइज वे में, कि ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल, जिस तरह के बिल हैं, डिपॉजिट हैं, प्रतिभूतियाँ हैं, बॉन्ड हैं, उन सब से ट्रेड होती है। यहाँ पर कोई पैसे से ट्रेड नहीं होती है, और 1 साल से कम का टेन्योर रहता है इसमें। पहले जो हर्षद मेहता केस था उसमें क्या, पहले कैपिटल मार्केट में वो ट्रेड करते थे, उसके बाद उन्होंने कहाँ ट्रेड स्टार्ट किया, उन्होंने मनी मार्केट में ट्रेड स्टार्ट किया। ओके, तो इसमें ट्रेजरी बिल देखते हैं। ट्रेजरी बिल में क्या है, ट्रेजरी बिल में क्या होता है, ये 1986 में स्टार्ट किए गए थे और 364 दिन के लिए तरलता की कमी को पूरा करते हैं। ठीक है, जहाँ भी किसी के पास पैसा नहीं है तो ये क्या करते हैं, बिल दे देते हैं, एक बिल बनाकर दे देते हैं ये कि भाई ये 2 लाख करोड़ का है। उसके बाद क्या होता है, जब पैसा आ जाता है, ओके, तो पैसा देते हैं या फिर कुछ और इसकी जगह दूसरा बॉन्ड देते हैं और ये बॉन्ड वापस ले लेते हैं अपना। तो ये चीज़ चलती रहती है। पहले जो बैंक हैं वो इसी में डील करती थी। कमर्शियल बिल क्या होता है, कमर्शियल बिल में पहली बात तो ये 1990 में जो है स्टार्ट हुए थे, और ये NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ क्या करती हैं, इनको जारी करती हैं। कमर्शियल बिल को कौन जारी करता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ऐसी कंपनी जो बैंकिंग सिस्टम में नहीं आती। इसमें ये 364 के लिए कौन होता है, 364 डेज़ के लिए, यानी कि 1 साल के लिए कौन वैलिड होता है, ये ट्रेजरी बिल। ठीक है जी, 1 साल से कम हो गया ना, 365 दिन में 1 साल होते हैं, 364 दिन इसने कर लिए। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जमा प्रमाण पत्र, ये क्या होता है, ये 1 साल के लिए होता है और इसको मैक्सिमम 3 साल तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। 1989 में क्या हुआ, इसको ऑर्गेनाइज किया गया। कमर्शियल पेपर, वाणिज्यिक कागज़, ये 1990 में ही स्टार्ट हुआ और कॉर्पोरेट हाउस द्वारा क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद कॉल मनी, देखो कॉल मनी क्या होता है, कॉल मनी पहली बात तो ये कि जो है 1 दिन तक इसमें मिनिमम ले सकते हैं और मैक्सिमम कितने ले सकते हैं, जो है 14 दिन तक। क्या होता है, इसमें पैसे को लिया जाता है कितने दिन, 1 और 14 दिन के बीच। आप 1 दिन से कम नहीं ले सकते और 14 दिन से ज़्यादा नहीं ले सकते। कैश मैनेजमेंट क्या होता है, कैश मैनेजमेंट बिल यानी नगद प्रबंधन बिल, यह है स्टार्टेड 2009 में हुआ और 91 दिनों से कम के लिए क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। अगर आपको 1 साल तक के लिए चाहिए तो ट्रेजरी बिल, और अगर आपको 3 महीने से कम के लिए चाहिए तो कैश मैनेजमेंट बिल। म्यूचुअल फंड पर आते हैं। म्यूचुअल फंड आपने सुना होगा कि सब्जेक्ट टू अबाउट रिस्क, यानी कि ये रिस्क हो सकता है। म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको प्रॉफिट देगा, ये रिस्क भी हो सकता है, प्रॉफिट भी दे सकता है और आपको जो है घाटा भी दे सकता है। इसको कौन रेगुलेट करता है, इसको दोनों रेगुलेट करते हैं, सेबी और RBI। यहाँ पर क्या होता है, इसमें बहुत सारे निवेशक अपना पैसा लगाते हैं जिसको पेशेवर व्यक्ति द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक पर्सन जो है वो बहुत सारे पैसे लगाए हुए हैं बहुत सारे निवेशकों ने, तो ये पर्सन जो है वो कहीं पर भी उस पैसे को निवेश कर सकता है। अब इतने सारे लोगों ने पैसा लगाया है तो बेसिकली क्या होता है कि जनरली चांस रहते हैं उस पैसे की कीमत का बढ़ने का, या फिर उस जहाँ पर पैसा लगाया है उसकी प्राइसिंग बढ़ने से, तो जनरली प्रॉफिट होता है अक्सर। लेकिन ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं है कि प्रॉफिट होगा, ये रिस्क है जिसमें लॉस भी हो सकता है, क्योंकि ये इंडिविजुअल पर्सन पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ पैसा लगा रहा है। ये ग्रुप पर डिपेंड नहीं कर रहा, जो लोग लगा रहे हैं उन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो जो लोग एक पर्सन को दे रहे हैं पैसा, वो पर्सन कहाँ लगा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक है रेपो एंड रिवर्स रेपो, ये तो मैंने आपको बता दिए थे, हालांकि ये दोनों क्या होते हैं तो आप इसको पढ़ लेना। इसके बाद करते हैं हम नेशनल इनकम की बात। तो मार्केट में केवल इतनी टर्म है, कैपिटल और मनी मार्केट, तो आप अच्छे से पढ़ लेना उन दोनों को, और मैंने प्रॉपर तरीके से समझा ही रखा है। कुछ एडिशनल पॉइंट थे, जितना मेरे को पता था उतना मैंने आपको बता दिया। इसके साथ 1 बाय 1 टर्म में हम देख लेते हैं नेशनल इनकम क्या है। नेशनल इनकम मतलब कि राष्ट्र की आय, राष्ट्रीय आय।
जिसमें सारी चीज़ें आती हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स गुड्स एंड सर्विस की जितनी भी प्राइसिंग है, जितनी भी वैल्यू है, उन सबको क्या किया जाता है, एक फाइनेंशियल ईयर में कैलकुलेट कर लिया जाता है, एक वित्तीय वर्ष में, जो कौन सा होता है, जो होता है आपके अप्रैल से मार्च, ठीक है, अप्रैल से मार्च चलता है। तो ये फाइनेंशियल ईयर में क्या किया जाता है, उन गुड्स एंड सर्विस की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया जाता है एक फाइनेंशियल ईयर में, और फिर उससे आय की गणना की जाती है, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय आय। इसमें दो तरह के होते हैं, एक तो जीएनपी, एक होता है जीडीपी। जीडीपी मतलब कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कि सकल घरेलू उत्पाद। इसका मतलब है कि जो देश है ना, इसके अंदर क्या है, जितना भी आपकी आय हो रही है प्रोडक्ट से एंड सर्विसेज से, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कभी भी विदेशी आय को कंसिडर नहीं किया जाएगा, यानी विदेशों से जो प्राप्त आय हो रही है उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये जो पर्सन विदेशों से आय नहीं, यहाँ पर जो विदेशी लोग होंगे, जैसे यहाँ पर एनआरआई हैं, जो लोग बाहर जाकर बस जाते हैं और फिर पैसा कमाते हैं और बाहर ही खर्च कर देते हैं, तो उनको यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो देश के अंदर है वही कंसिडर किए जाते हैं, चाहे वो बाहर से आ रही हो क्यों ना। अब इसके बाद जीएनपी क्या होता है, जीएनपी होता है आपके सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली जो बाहर के लोग कमा रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है, ये तो देश के जो कमा रहे हैं वो ठीक है, बाहर के लोग जो कमा रहे हैं उसको भी पैसे को इंक्लूड किया जाता है, जिसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ओके, बाहर के लोगों को भी अपना समझा जाता है। अब इसमें एक चीज़ है, देखो डेप्रिसिएशन को जीएनपी में से घटा दोगे तो बन जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट, और जीडीपी में से घटा दोगे डेप्रिसिएशन को, मूल्यह्रास को, तो बन जाएगा एनडीपी, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये बात ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इसमें ग्रॉस एंड नेट। हालांकि ये कुछ ज़्यादा नहीं है इंपॉर्टेंट, कुल मूल्य जिसमें से कोई चीज़ घटाई नहीं गई हो। ओके, समझ में आ गई आपको बात। ओके, ग्रॉस क्या है, ग्रॉस तो मैंने आपको बताया, अभी जीडीपी बताया था, जैसे जीडीपी में कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं हुआ है तो वो है जीडीपी, यानी कोई भी मूल्य जिसमें से कोई भी चीज़ घटाई ना गई हो, कोई भी डिडक्शन ना किया गया हो। नेट क्या होगा, नेट हो जाएगा भाई, जैसी जीडीपी में से आपने डेप्रिसिएशन को घटा दिया तो वो क्या हो गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, एनडीपी हो गया। सिंपल सी बात है, मूल्यह्रास को घटा दें, डेप्रिसिएशन क्या होता है, मूल्यह्रास होता है, तो वो क्या बचेगा, शुद्ध बचेगा। ओके, अब यहाँ पर है मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। ये क्या होती है, देखो पहली बात तो ये है, पहले फैक्टर कॉस्ट होता था, उसको अब क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस बोलते हैं, या फिर इनकम मेथड बोलते हैं। ये क्या होता है, ये बेसिकली मेथड है जिससे कैलकुलेट किया जाता है इनकम, राष्ट्रीय आय को। पहले क्या होता था, फैक्टर कॉस्ट का मतलब कि जो लागत होती थी उसके बेसिस पर राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट कर लिया जाता था। जैसे कोई चीज़ बन रही है तो उसमें कितनी लागत लग रही है, लेकिन क्या हुआ 2015 के आसपास यहाँ पर मार्केट प्राइस को कंसिडर किया गया। क्यों, 10 रुपये की चीज़ बन रही है, मार्केट में जा रही है वो 25 रुपये की, तो यहाँ पर देखा गया कि भाई कमाई तो उसकी 25 रुपये है ना, उसकी लागत 10 रुपये लगी है, लेकिन कमाई कितनी हुई है, 25 रुपये। तो यहाँ से जो राष्ट्रीय आय कैलकुलेट की गई वो कैलकुलेट की गई 2015 से मार्केट प्राइस पर, जो फैक्टर कॉस्ट है उस मेथड को हटा दिया गया। तो ये बात ध्यान रखना, ये दो अलग अलग मेथड हैं। पहले फैक्टर कॉस्ट लगता था 2015 से पहले, और 2015 के बाद लगा है कौन सा, मार्केट प्राइस वाला सिस्टम। ओके, ये ग्राफ है, छोटा सा समझ लेना है इसको, कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि समझने लायक नहीं है, मैंने आपको पार्शली बता ही दिया है कि अगर जीएनपी में से आप डेप्रिसिएशन घटा दोगे क्या बन जाएगा, एनएनपी बच जाएगा। ओके जी, ये क्वेश्चंस हैं कुछ, इनको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहली, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय का जहाँ पर भी नाम आएगा वहाँ आएगा दादा भाई नौरोजी का। 1868 में सबसे पहले इन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना की, प्रति व्यक्ति आय की, और इन्होंने ये बताया कि 20 रुपये प्रति व्यक्ति अभी आय चल रही है। ओके, 1868 में। भारत में राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है एनएनपी, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ओके, इसके बाद भारत में राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय आय कौन करता है, कौन निकालता है, इसकी गणना कौन करता है भाई, वो करता है सीएसओ यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी मदद कौन करता है, तो एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर तो आय की बात हो गई, राष्ट्रीय आय, लेकिन जो विदेशों से आय आ रही है उसकी गणना कौन करेगा, उसका आंकड़े को कौन जो है प्रदर्शित करेगा, तो वो प्रदर्शित करेगा आरबीआई। ये बात ध्यान रखना, जो विदेशों से आ रही है, और जो इंडिया के अंदर हो रहा है वो कौन हो रहा है, सीएसओ। और कौन हेल्प करेगा, वो करेगा एनडब्ल्यूएसओ। भारत में राष्ट्रीय आय के लिए आधार वर्ष को क्या रखा गया है, राष्ट्रीय आय के लिए आधार वर्ष जो है वो आपके बेस ईयर क्या है, बेस ईयर आपका 2018 है। आई थिंक एक बार चेक कर लेना, 2011-12 हो सकता है इसका, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए कौन से तरीके इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। ये बोल रहा है कौन से तरीके इस्तेमाल नहीं किया जाता। देखो पहली बात तो एक मेथड होता है इनकम मेथड, जिसको बोलते हैं आप
फैक्टर कॉस्ट मेथड। फैक्टर कॉस्ट मेथड बोलते थे, लेकिन बाद में मार्केट प्राइस से कंसीडर हो गया तो इसको मार्केट प्राइस मेथड भी बोलते हैं। तो इनकम मेथड और फैक्टर कॉस्ट मेथड। दूसरा होता है एक एक्सपेंडिचर मेथड। तीसरा होता है एक प्रोडक्शन मेथड। सेविंग मेथड नाम का कोई भी प्रोसेस नहीं होता नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का। ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ और ये क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आते हैं टाइप ऑफ मार्केट पर। टाइप ऑफ मार्केट में सबसे पहले आते हैं बाज़ार के कितने प्रकार होते हैं, जैसे कि कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, ये सभी चीज़ें। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है, देखो परफेक्ट कंपटीशन यानी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। बहुत सारे बायर हैं, क्रेता हैं, बहुत सारे जो हैं वो विक्रेता हैं, बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग तो बेचने वाले हैं और बहुत सारे लोग क्या हैं, खरीदने वाले हैं। तो इसका मतलब तगड़ा कंपटीशन होगा, बहुत मज़ेदार कंपटीशन होगा। बहुत सारे खरीदने वाले, बहुत सारे बेचने वाले, एक तरह की वस्तु बेच रहे हैं, सब बेच रहे हैं, सब पाला के बेच रहे हैं। कीमतों को लेने वाले कहलाते हैं। कीमतों को लेने का मतलब ये है कि जो हाथ पड़ जाए वो, इसने दिया 100 रुपये में, इसने दिया 80 रुपये में, भैया 80 रुपये में ले जाओ, 70 में ले जाओ, भाई 50 में ले जाओ, ये कह रहा है कि नहीं 60 में ले जाओ। तो जो हाथ पड़े वो, कीमतों को लेने वाले, ठीक है। आने और जाने में आसानी होती है, बिल्कुल इसमें कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि इतने सारे विक्रेता होते हैं, इतने सारे क्रेता होते हैं कि आपको ऐसा नहीं होता कि यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने में परेशानी हो रही है। अरे नहीं, मैंने यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लिया यार, मेरा प्रोडक्ट तो बिक ही नहीं रहा। कहीं भी जाओ आप, यहाँ पर क्या होगी, आपकी फ्रीडम होगी। कहीं भी जाओ आपको जो है परफेक्ट कंपटीशन तो मिलना ही है, सामान तो बिकना ही है। सीधी सी बात है, क्या होगी, आसानी होगी, आने जाने में आसानी। आने जाने का आसानी से मतलब ये है, दोबारा समझा देता हूँ, कि पर्सन यहाँ सोच रहा है कि अगर मैं इस जगह चला जाऊँगा तो जो है यहाँ पर कंपटीशन नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पर कंपटीशन मिलेगा, बराबर मिलेगा। आप वो कहीं भी चला जाए, उससे क्या होगा, जो उसकी यहाँ पर हो रही है वो यहाँ पर होगी। तो चीज़ें एक तरह से समझ लो कि आने जाने में क्या हो रही है, आसानी हो रही है। और ये कंडीशन क्या है, बेसिकली काल्पनिक कंडीशन। ऐसा कभी होता नहीं कि एक प्रोडक्ट के लिए दुनिया जो है ना क्रेता और विक्रेता बन गए। एक ही प्रोडक्ट है और दुनिया जूझ रही है, ऐसा तो हुआ नहीं है। केवल एक ही तरह का दूध आता है, एक ही कंपनी का दूध आता है और दुनिया जूझ रही है उसका। ऐसा तो होगा नहीं कि बहुत सारे लोग सिर्फ एक ही कंपनी का दूध बेच रहे हैं या फिर एक कंपनी की चाय बेच रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो ये एक आइडियल कंडीशन जो है, एक इमेजिनरी कंडीशन है। इसके बाद है मोनोपोली। मोनोपोली में क्या होता है, मोनोपोली में देखो, मोनोपोली यानी कि आदमी की खुद की मोनोपोली हो रही है, यानी आदमी जो है ना, जो बेचे वही लोग मतलब वही खरीदें। एक बेचने वाला, बहुत सारे खरीदने वाले, बहुत सारे खरीदने वाले। लाइक अनअकैडमी। अनअकैडमी क्या कर रहा है, अनअकैडमी बेसिकली ऐसी चीज़ें कर रहा है, वो सबको मर्ज कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जो विक्रेता हैं वो बंद हो रहे हैं, विक्रेता ख़त्म होते जा रहे हैं, सारे प्लेटफॉर्म ख़त्म होते जा रहे हैं। तो एक ही बेचने वाला बनता जा रहा है वो। तो इससे क्या होंगे, बहुत सारे खरीदने वाले हैं, तो इसमें क्या बोलेंगे, इसको मोनोपोली बोलने लग जाएंगे। कुछ टाइम में ऐसा ही होगा। वाईफाई जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म जो है वो किस में हो गए, मर्ज हो गए अनअकैडमी में। तो वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। अब किसी को तैयारी करनी है, वो सबसे पहले अनअकैडमी उसका नाम दिमाग में आता है। एक आध दो प्लेटफॉर्म अभी भी बचे हैं। तो क्या है, क्रेता बहुत सारे हैं, खरीदने वाला एक हो रहा है, वो बेचने वाला एक हो रहा है। वस्तु की कोई भी स्थापन वस्तुएँ मौजूद नहीं होती। यहाँ पर क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। यहाँ पर जो ये चीज़ देगा वही फाइनल है। ओके जी, ये बात समझ में आई। अब ये है भाई मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक का मतलब एकाधिकारी। इसमें क्या होता है कि ये जो आपने इससे पहले पढ़ा था, वेट, मोनोपोली और आपका परफेक्ट कंपटीशन, ये दोनों को कंबाइंड करके बनाया जाता है मोनोपोलिस्टिक। इसमें क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ़ बायर होते हैं। बायर खरीदने वाले जो बायर हैं वो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे बेचने वाले होते हैं। लेकिन वस्तुएं कैसी होती हैं, अलग अलग तरह की वस्तुएं होती हैं। पहले परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, मोस्टली एक तरह की वस्तु थी, जो कि क्या था, इम्पॉसिबल था, इमेजिनरी कंडीशन थी। इसमें क्या हो रहा है मोनोप्लास्टिक में, इसमें ये हो रहा है कि बायर और सेलर दोनों क्या हैं, दोनों बहुत सारे हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ़ गुड्स हैं वो भी क्या है, अलग अलग हैं। जैसे कि नंबर ऑफ़ गुड्स लाइक कोई चीनी बेच रहा है, कोई आटा बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। जैसे सब्जी मंडी में होता है, सब्जी मंडी में डिफरेंट ऐसा तो नहीं कि दुनिया पूरी सब्जी मंडी में सभी लोग नींबू बेचते हैं। अगर सभी लोग नींबू बेचते तो वो कौन सी कंडीशन होती, परफेक्ट कंपटीशन वाली कंडीशन होती, जो कि क्या है, इमेजनरी है, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब इसके बाद नेक्स्ट है इसमें ये फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, यानी कि ऐसा मतलब कि कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है इसमें। ओके जी, नेक्स्ट है इसमें ओलिगोपोली। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था इसके रिगार्डिंग लास्ट एग्ज़ाम में 2018 में। ये क्या है, ओलिगोपोली में क्या होता है कि कुछ लोग बेचने वाले होते हैं, बहुत सारे खरीदने वाले होते हैं। जैसे कि आपके माना कि होंडा की बात कर लेते हैं। होंडा के जो शोरूम है हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग एक होता है या फिर 2 डिस्ट्रिक्ट में एक होता है। तो इसमें कुछ बेचने वाले हैं लेकिन ख़रीदने वाले बहुत सारे हैं, बहुत सारे खरीदार हैं। होंडा क्या है, एक एवरेज कीमत वाली गाड़ी है, तो बहुत सारे खरीदने वाले चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बेचने वाले कितने हैं, वो लिमिटेड हैं।
अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या होता है, संगठन बना लिया जाता है, कार्टेल के रूप में काम करते हैं ये, कार्टेल के रूप में क्या करते हैं, काम करते हैं। कुछ बेचने वाले होते हैं तो ये क्या करते हैं, दूसरे बेचने वालों से कांटेक्ट कर लेते हैं कि भाई ठीक है, आपके पास कोई हमारा शोरूम वहाँ पर नहीं है, आपके पास कोई ग्राहक आता है तो आप हमें बता देना, ठीक है। तो ये कार्टेल बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। ओपेक, जैसे कि ओपेक, ये पूछा जाएगा आपसे इनमें से कौन सा कार्टेल है, तो ओपेक एक क्या है, कार्टेल है, ओपेक। ओके जी। रिस्ट्रिक्शन टू एंट्री बट फ्रीडम टू एग्जिट, इसमें आने में पाबंदियाँ होती हैं लेकिन जाने में कोई भी पाबंदी नहीं होती, और एक दूसरे पे क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर आ जाते हैं बायलैटरल मोनोपोली पर। बायलैटरल मोनोपोली, ओके, बायलैटरल मोनोपोली क्या होती है, इसमें दो तरफ से एकाधिकार, मतलब क्या है कि बेचने वाले और ख़रीदने वाला एक ही होता है। जैसे कि लैम्बोर्गिनी, लैम्बोर्गिनी आपकी जो कार है वो बहुत महंगी है, उसको बेचने वाला भी एक ही है और ख़रीदने वाला भी एक ही है। ऐसा नहीं बहुत सारे बायर है इसके, ना तो बहुत सारे बायर हैं इसके, ना ही बहुत सारे जो है सेलर हैं, ऐसा नहीं है। तो सिंगल सेलर है, सिंगल बायर है। जैसे कि एग्जांपल लेबर यूनियन इंडस्ट्री या फिर रॉ मटेरियल इंडस्ट्री। जैसे रॉ मटेरियल मतलब कि जो इंडस्ट्री कच्चा माल बनाती है वो भी क्या है, इकलौती सेलर होती है, इकलौती सेलर होती है, और जो उनसे खरीदती है वो इकलौती बायर होती है। हर इंडस्ट्री जो है कच्चा माल थोड़ा खरीदती है। जैसे कि स्टील वाला, स्टील है, स्टील प्लांट है, उनसे स्टील निकल रहा है, या फिर कोई स्टील के वो प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होंगे, जो बायर होंगे वो लिमिटेड होंगे या फिर एक आदि होगा। चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, इसमें एक ही बेचने वाला, एक ही खरीदने वाला। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर पर पढ़ते हैं। पहली बात तो इसमें तीन कंपोनेंट होते हैं, एक तो यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, एक मार्जिनल यूटिलिटी। तो यूटिलिटी में क्या होता है, ये बेसिकली ये आपका जो टॉपिक है ना वो CRM में भी कंसीडर किया जाएगा, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट में। सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, एक कमोडिटी की क्या पावर क्या होती है, सेटिस्फाइंग पावर होती है, तो वहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको यूटिलिटी बोलते हैं। टोटल यूटिलिटी में क्या होता है, इट इज़ यूज ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंस यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड बाई ए कंज्यूमर। जो भी वो कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूम करता है किसी कमोडिटी को, ठीक है, जो यूनिट्स होती हैं डिफरेंट तरीके की यूनिट। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वो अपना सेटिस्फैक्शन, यहाँ पर सेटिस्फैक्शन को देखा जा रहा है। तो मैं आपको एक इनिशियल छोटे वर्ड में बताऊँ तो यूटिलिटी को आप समझो किससे, सेटिस्फाइंग पावर से, सेटिस्फाइंग कमोडिटी, आप ऐसे समझ लो। टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है यहाँ पर, डिफरेंस यूनिट कमोडिटी कंज्यूम्ड बाई ए कंज्यूमर। मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी में यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, डिफरेंस यूनिट, यहाँ पर क्या हो रही है, एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम कंज्यूमर कंजप्शन ऑफ वन एक्स्ट्रा यूनिट कमोडिटी। यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशनल वर्ड आ रहा है, किसमें, मार्जिनल में। मार्जिन में क्या होता है, जैसे कोई चीज़ है, आप कहते हैं ना मार्जिन देना, मार्जिन देना मतलब कि इसमें एक्स्ट्रा कट लगा देना, तो वो चीज़ आप इस तरह से याद कर सकते हो कि मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होगा, एडिशनल यूटिलिटी को कंसीडर किया जाएगा, और आप इस तरह से यहाँ पर एक्स्ट्रा यूनिट कमोडिटी, ये क्या होगी, मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी में क्या होगा, डिफरेंट जो है यूनिट्स आएंगी। मार्जिनल में क्या होगा, एक्स्ट्रा आएगा, एडिशनल आएगा। यूटिलिटी में क्या होगा, नॉर्मल सेटिस्फाइंग आएगा, यानी सेटिस्फाइड आएगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट की बात करते हैं, लॉ ऑफ डेमिशन मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट इफ़ वी कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ सेम कमोडिटी एंड द पॉइंट इज रीच व्हेन वी नो लॉन्गर वांट इट। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, ये तीन स्टेज हैं कि टोटल यूटिलिटी जब इंक्रीज़ हो तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। टोटल यूटिलिटी मतलब कि जहाँ डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, और यहाँ पर क्या मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा। ओके जी। इसके बाद क्या है, इसमें बोला है टोटल यूटिलिटी अगर मैक्सिमम हो, मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाए, या फिर टोटल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। हर कंडीशन में क्या हो रहा है, एक में कम हो रही है, एक में 0 हो गई, एक में नेगेटिव हो रही है। तो ये कुछ एग्जांपल दिए हैं, हालांकि इनका कोई यूज़ नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतने। तो आप बस ये समझ लो कि यहाँ तक जो चीज़ है ये आप कंज्यूमर, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर में आप ये चीज़ इंपॉर्टेंट जो है इसको आप नोट आउट कर लेना। ओके, डिफरेंट यूनिट कमोडिटी कंज्यूम बाई ए कंज्यूमर। मार्जिनल यूटिलिटी में एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ए कंजम्पशन ऑफ वन एक्स्ट्रा यूनिट। ठीक है, ये वर्ड याद रख लेना, मार्जिनल, एक्स्ट्रा, एडिशनल, टोटल में डिफरेंस। ओके जी, यहाँ तक है कम्प्लीटली। इसके अलावा आपको रत्ती भर भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग में। यही कंप्लीट सार है, जितना भी इकोनॉमिक्स बना है वो कम्प्लीटली यही है। ओके, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। जितना हो सकता है सेशन को शेयर करना, और टेस्ट की लिंक में डिस्क्रिप्शन दे रखी है, तो उसको आप अटैम्प्ट करो और देखो आपकी कंडीशन कहाँ है। ओके, 15 मई को मैं नेक्स्ट टेस्ट अपलोड करूँगा, उसके बाद 30 मई को एक लाइव टेस्ट होगा। बाकी टेस्ट सीरीज भी दे रखी है, जिसको ज्वाइन करनी है कर लो, और एक्स्ट्रा टेस्ट वहाँ पर अपलोड होते रहेंगे ताकि पता लगे सभी की रैंक क्या है। ओके, थैंक यू, गुड लक।